स्टार्ट कर दिया था बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम में हमने कुछ चीजें जो देखी थी एक बार जल्दी जल्दी से रिकैप्चुलेट करते हैं ताकि आगे बढ़ सके। हमने देखा था क्या कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सबसे प्रमुख यदि कोई निकाय है तो उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कोई इकाई है। आरबीआई की स्थापना 1934 के कानून के माध्यम से 1935 में की। ठीक है, पहले का नाम था सर बॉन्ड्स में बताया था क्योंकि 1948 में कानून बनाया जनवरी 1949 को उसी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि उसे भारत सरकार को सौंप दिया गया। आजादी के बाद जो नई सरकार थी उस सरकार को सौंप दिया गया। हमने आगे क्या देखा था इसमें कि इसी में जो पहले आरबीआई मुख्यालय कलकत्ता था उसे स्थानांतरित कर दिया गया है और वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई में। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा कि दिल्ली में मुख्यालय है। आपके दिमाग में आता है ना, कुछ भी सोचते हैं मुख्यालय दिल्ली, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। यहां तक बात समझ में आई? हमने देखा था कि पहले भारतीय गवर्नर जो आरबीआई के थे उनका नाम था सीडी देशमुख और वर्तमान में जो उनके गवर्नर है उनका क्या नाम है? श्री शक्तिकांत दास। ठीक है, ये भारत के आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इसके बाद हमने देखा था क्या कि भारत में आरबीआई की कई सारी जिम्मेदारियां हैं। भारत की आरबीआई की जिम्मेदारियों को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, एक जो पारंपरिक, एक गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक से मेरा अभिप्राय यहाँ है कि जो टेम्पररी नेचर के हैं, जो अल्पकालिक है। एक बार ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी उसके बाद आरबीआई को ये कार्य नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हमने देखा था कि वित्तीय समावेशन, यानी कि भारत के लोगों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ना। एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे तो फिर आरबीआई की ये जिम्मेदारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई की कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो परमानेंट प्रकृति की हैं, यानी कि जो हमेशा बनी रहने वाली है। इन्हीं में हमने देखा था कि पहली जिम्मेदारी थी आरबीआई की, पहली जिम्मेदारी थी इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। इट इज बैंकर टू गवर्नमेंट। ये सरकार की बैंक है, गवर्नमेंट। यह सरकार के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है। आपको कल की क्लास में बताया था क्या कि भारत के सभी राज्य आरबीआई से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करते हैं सिवाय सिक्किम के, और केंद्र सरकार के लिए भी बैंकिंग सेवाएं यही प्रदान करती है। ठीक, सिंपल सी बात है, सरकार का काम है सरकार चलाना। पैसों से संबंधित कोई भी मुद्दा हो तो वो सारे देखने के लिए कौन है? आरबीआई है। दूसरा हमने देखा था कि आरबीआई की जिम्मेदारी है कि इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं, बार बार इन पर क्वेश्चंस आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यानी कि भारत में यदि कोई बैंक किसी भी समस्या से घिरता है तो वो आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई उसकी मदद करती है। ठीक है ना, जो बैंकों में विपत्ति आती है तो आखिरी पायदान, लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि एकदम अंतिम में जो उनके समर्थन के लिए खड़ा रहता है वो कौन है? आरबीआई। दूसरी जिम्मेदारी हमने ये देखी। तीसरी जिम्मेदारी हमने देखी थी क्या कि मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल। और इसके लिए क्या करती है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज जारी करती है, मौद्रिक नीतियां जारी करती है। इसके जब हम आगे बढ़े थे तो हमने देखा था क्या कि आरबीआई जो है वो भारत में बैंकों को रेगुलेट करती है। बैंक रेगुलेशन, ये भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। बैंक रेगुलेशन, भारत में कौन से बैंक देंगे, लाइसेंस कौन देगा, ये सारी जिम्मेदारी आरबीआई की है। ठीक ना, यदि आपको कोई बैंक खोलना है तो हमें आरबीआई से परमिशन लेना होगा। केवल बैंक खोलने के लिए ही नहीं, यदि जो स्थापित बैंक है अगर वो भी विस्तार करना चाहते हैं, विस्तार से क्या अभिप्राय है, यदि वो और ज्यादा ब्रांच खोलना चाहते हैं तो भी उन्हें किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? उन्हें आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, 1/4 भारत में जो नियम है क्या कि किसी भी बैंक के 1/4 से ज्यादा, 1/4 कम से कम उसके ब्रांचेस ऐसे रीजन में होने चाहिए जो ग्रामीण है और अनबैंक्ड है, यहाँ पर यानी कि जहां पर बैंकों की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर कोई विदेशी बैंक है तो उसको तो परमिशन लेना ही पड़ेगा आरबीआई से। अगली जिम्मेदारी हमने क्या देखी थी आरबीआई की? अगली जिम्मेदारी थी कि आरबीआई जो है वो कस्टोडियन है फॉरेक्स रिजर्व का। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व।
यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार इसी के पास रहता है या इन्हीं की निगरानी में रहता है, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, आपको बताया था क्या कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या मिलते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा हमने क्या देखा था, आरबीआई की ये भी जिम्मेदारी है कि भारत में जो भी करेंसी नोट्स छपते हैं ना, नोट, वो छापकर आरबीआई ही चलाती है। आरबीआई ही मुद्रा का जो है वो प्रचलन जो है वो अर्थव्यवस्था में करती है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक ना। आपको कल की क्लास में मैंने बताया था 1 रुपए के नोट को छोड़कर 1 रुपए का नोट जो है वो भारत सरकार जारी करती है। क्यों? क्योंकि उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, और बाकी सब पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था क्या कि भारत में बैंकों के बारे में हमने देखा था कि भारत में बैंकों का इतिहास क्या है। 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक, बंद हो गई कुछ दिन बाद। 1806 ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बाद में बदल कर दिया गया 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, ठीक। इसके बाद 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही एक नया बैंक खोला जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही तीसरा बैंक खोला जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अब 3 बैंक हो गए, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास। इन्हीं तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया सन 1921 में और इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा देखा हमने भारत में और भी कई सारे बैंक खुले, जैसे कि 1865 में इलाहाबाद बैंक खुला, 1881 में अवध कमर्शियल बैंक खुला। ये भारत की पहली ऐसी बैंक थी जो ज्वाइंट शेयर होल्डिंग पैटर्न पर बेस्ड थी। इसके बाद हमने देखा 1894 में पंजाब नेशनल बैंक खुला। पंजाब नेशनल बैंक पूर्णतः स्वदेशी बैंक था, यानी कि इसमें एक भी पैसा विदेशियों का निवेश नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि यही जो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, आजादी के बाद 1955 में इसी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसी को भारत सरकार के अंडर कंट्रोल में ला दिया गया और इसी का नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने आगे देखा था क्या कि इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आजादी के बाद कुछ समस्याएं देखी गई भारत के बैंकिंग तंत्र में। क्या क्या समस्याएं देखी गई कि ज्यादा से ज्यादा बैंक अपने आप को शहरी केंद्रों तक ही सीमित रख रहे थे। बैंकों में क्या हो रहा था, कोई प्रॉपर नियंत्रण, प्रॉपर निगरानी नहीं थी, जिसके कारण क्या होता था, लोग बड़े क्लाइंट्स बस उनको ही सेवाएं देते थे, गरीबों के लिए कोई बैंकिंग सेवाएं नहीं थी। तो इन सभी समस्याओं के कारण क्या किया गया, भारत में धीरे धीरे बैंकों से संबंधित बैंकों में लोगों का भरोसा और कम होता जा रहा था। तो ऐसे में सरकार आगे आई और सरकार ने क्या किया, 1969 में 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार, उन्होंने क्या किया, ये बोला कि भारत में जितने भी निजी बैंक हैं जिनके पास जमा राशि 50 करोड़ से ज्यादा है, वो सभी कल से क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय बैंक हो जाएंगे। ठीक है ना। इस क्रम में जो है वो 14 बैंक फंसे और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आगे हमने देखा साल 1980 में पुनः घोषणा की गई क्या कि भारत में ऐसे निजी बैंक जिनके पास कुल जमा राशि 200 करोड़ से अधिक है, वो सब राष्ट्रीय कर दिया जाएगा और पुनः बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत कर दिए गए। यानी कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई 20 और इन्हीं 20 में से एक बैंक जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वो 1992 में वो फेल हो गया और उसको क्या कर दिया गया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये था बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का इतिहास। फिर हमने देखा क्या कि वर्तमान में बहुत सारे बैंक्स को साथ में मर्ज कर दिया गया है, साथ में एकजुट कर दिया गया है और सरकारी बैंकों की संख्या को घटाकर 12 कर दिया गया है। हमने कल देखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। यहां तक बात समझ में आ रही थी। हमने फिर क्या देखने की कोशिश की कि भारत में जो बैंक्स हैं उनके बारे में हमने बातों को समझने की कोशिश की। भारत में बैंक्स में हमने देखा सबसे बड़ा बैंक यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर देखें तो भारत में सबसे बड़ा बैंक है HDFC। आपको screener.in खोल के दिखाया था। लेकिन वहीं यदि ब्रांचेस की संख्या या लोन बुक इनके आधार पर यदि हम देखें कि किस बैंक ने सबसे ज्यादा लोन दे रखा है, तो यदि हम वो देखें तो उसके बेसिस पर सबसे बड़ी बैंक कौन सी आ जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा SBI है वो भारत की सबसे बड़ी बैंक होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था कि भारत में बैंकों का क्लासिफिकेशन क्या है, भारत में बैंकों का क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से। क्लासिफिकेशन
वर्गीकरण। वर्गीकरण में हमने देखा कि सबसे पहले हम कहते हैं कि भारत में बैंक जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी कि अनुसूचित बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का क्या मतलब हुआ कि अनुसूचित बैंक, ठीक ना, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एससीबी, ठीक है। शेड्यूल्ड यहां क्यों कहते हैं? शेड्यूल्ड का मतलब है कि इन बैंकों का नाम आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। अनुसूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड। इन बैंकों का नाम आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में शेड्यूल्ड है या आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल का क्या मतलब है यहाँ कि ये मुनाफा कमाने के उद्देश्य से व्यापार करते हैं, ठीक ना, बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, तो इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना भी होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसको क्या कहा जाता है? शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक के हमने कुछ प्रकार देखे थे। शेड्यूल्ड बैंक के हमने क्या क्या प्रकार देखे थे? सबसे पहले प्रकार हमने दिखे वो थे सरकारी बैंक, पब्लिक बैंक्स। दूसरे थे प्राइवेट बैंक्स। तीसरे इसी क्रम में आएंगे जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिनका नाम होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक। और चौथे बैंक कौन से हैं? चौथे बैंक इसी क्रम में जो है चौथे बैंक है पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स, भुगतान बैंक। इन चारों तरह के बैंकों को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो अन्य तरह के बैंक हैं उनमें आते हैं आरआरबी और अन्य तरह के जो बैंक आते हैं इनमें आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स। आरआरबी को कहते हैं रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक। और कोऑपरेटिव बैंक को कहा जाता है सहकारी बैंक। ठीक। ये अलग अलग प्रकार के बैंक जो है वो हमें भारत में देखने को मिलते हैं। अब जरा एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं जरा। देखिए भारत में जो नॉर्मल जो बैंक्स थे ना, ये जो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दो तरह के बैंक आते हैं। एक तो है एसबीआई, क्यों? क्योंकि ये नेशनलाइज्ड नहीं है, ये तो सरकार का बैंक स्टार्टिंग से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन बाकी जो बैंक थे वो नेशनलाइज्ड थे, तो जो बाकी बैंक हैं वो नेशनलाइज्ड बैंक की श्रेणी में आएंगे। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं क्या कि भारत में प्राइवेट बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स इनका क्या चक्कर है। सारे बैंक्स के बारे में हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो बात को समझिए। भारत में जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनके बारे में, इनके खोलने के बारे में या इनकी स्थापना के बारे में पहले क्या चलता था कि आरबीआई क्या करती थी? नोटिफिकेशन निकालती थी। आरबीआई नोटिफिकेशन जारी करती थी और उस दौरान जो बैंक्स या जो लोग भारत में बैंक खोलना चाहते हैं, प्राइवेट बैंक खोलना चाहते थे, वो क्या करते थे? अपनी अर्जी डालते थे और उनमें से जो कंडीशंस को फुलफिल करते थे उनको जो है वो क्या मिल जाता था? परमिशन मिल जाता था, ठीक है ना। उनको क्या मिल जाता था? इसी कंटेक्स्ट में परमिशन मिल जाता था। जैसे इसी क्रम में यदि हम बात करें तो साल 2004 में भारत में दो बैंकों को परमिशन मिला। कौन कौन से बैंक थे? कोटक महिंद्रा बैंक, है ना, आप लोगों में से भी कईयों का जो है वो अकाउंट होगा कोटक महिंद्रा बैंक में। और 2004 में ही एक और बैंक जिसे परमिशन मिला था उसका नाम है यस बैंक। बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले कुछ सालों में, ठीक ना। इनके जो वो थे ना प्रोमोटर जो थे, ठीक, प्रोमोटर से संबंधित कई सारे विवाद आए हैं। शायद उन्होंने कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कुछ धांधली वगैरह किए थे, तो इसी से संबंधित विवादों के कारण ये बैंक जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रही है पिछले कुछ दिनों में, ठीक ना, पिछले कुछ सालों में।
ठीक है, तो ये दूसरा बैंक था जो 2004 में खोला गया था। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साल 2012 में दो और बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया। कौन कौन से ये बैंक थे? ये बैंक थे आईडीएफसी बैंक और बंधन बैंक। इन दो बैंकों को भी बैंकिंग लाइसेंस दिया गया। कैसे दिया गया इन दो बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस? वही नोटिफिकेशन जारी किया जाता था, जो लोग इच्छुक हैं वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और इसी एप्लीकेशन के बेसिस पर फिर क्या होगा कि आरबीआई करती थी कुछ बैंकों को, कुछ लोगों को बैंक खोलने का अधिकार दे देती थी। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? ठीक, लेकिन इस सिस्टम को बाद में बदल दिया गया। वर्तमान में भारत में क्या है? भारत में वर्तमान में है ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस। ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस। अब आरबीआई ने क्या कर दिया है? ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस की प्रणाली को जारी कर दिया है। ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस का क्या मतलब है कि जब आपकी इच्छा है आप क्या कर सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर जाके फॉर्म भर सकते हैं क्या कि हमें बैंक खोलना है। ठीक है, अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आरबीआई आपको अनुमति दे देगी बैंक खोलने की। इसी को कहा जाता है ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस। यहां तक क्लियर है? ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है ना। अब देखिए इसी कंटेक्स्ट में साल 2020 में पीके मोहंती कमेटी, पीके मोहंती पी के मोहंती, ये नाम को याद रखिएगा क्योंकि में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि पी के मोहंती कमेटी इज रिलेटेड टू, पी के मोहंती समिति जो है वो किससे संबंधित है। तो पी के मोहंती समिति ने कुछ सुझाव दिए क्या कि भारत में जो है वो बैंकों की स्थापना के संदर्भ में इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने पी के मोहंती कमेटी ने 33 के आसपास रिकमेंडेशंस दिए थे, 33 के आसपास सुझाव दिए थे। इन सुझावों में से 21 के आसपास सुझावों को मान लिया गया, 21 सुझावों को मान लिया गया है। ठीक ना, ये सुझाव किस चीज से संबंधित थे कि भारत में बैंक, कोई कमर्शियल बैंक खोलना चाहता है तो क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये उसी संदर्भ में थे। जरा देखने की कोशिश करते हैं क्या कि भारत में बैंक खोलने के लिए क्या क्या चाहिए। यदि आप बैंक खोलना चाहें, यदि मैं बैंक खोलना चाहूं तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या चीजें हैं, कैसे बैंक खोलना है। ठीक ना, आप लोगों को सीधे बैंक खोलना सिखा रहा हूं। चलिए देखते हैं गाइडलाइंस क्या क्या है। ठीक ना, ये गाइडलाइंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और करंट से भी रिलेटेड होता है। 2020 बहुत पुराना नहीं होता, तो गाइडलाइंस जरा समझिएगा। सबसे पहली शर्त क्या है, यदि आप बैंक खोलना चाहते हैं भारत में अगर कोई बैंक आप खोलना चाहते हैं कमर्शियल बैंक, तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि आप इंडिया के रेसिडेंट हैं। रेसिडेंट हो सबसे पहले तो रेसिडेंट, ठीक है। इनफैक्ट भारत में एनबीएफसी, बताऊंगा आगे एनबीएफसी क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब पूरी तरह से बैंक नहीं होते हैं लेकिन हाँ बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, उनको बैंक को जैसी सुविधाएं देते हैं उनको कहा जाता है एनबीएफसी। ये जमा हुआ नहीं लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट वगैरह नहीं लेते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस, ठीक ना, बैंकिंग सुविधाएं तो देता है, बजाज फाइनेंस का कार्ड लेके जाते हैं, ईएमआई करवाते हैं, तो वो एक तरह से एनबीएफसी है। ठीक ना, तो या तो रेसिडेंट, मतलब आप रेसिडेंट इंडियन हो और साथ साथ भारत में एनबीएफसीज भी बैंक खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए कमर्शियल बैंक्स में भी मैं प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूँ, निजी कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक ना, निजी कमर्शियल बैंक्स भारत में खोलने की क्या है एनबीएफसी। यदि आप एनबीएफसी पहले से चला रहे हैं तो आप बैंक खोल सकते हैं, लेकिन क्या है इस एनबीएफसी का 10 साल का स्वच्छ इतिहास हो, क्लीन हिस्ट्री। क्लीन हिस्ट्री का यहाँ क्या मतलब है कि 10 साल में ये बैंक एनबीएफसी किसी घोटाले में या मान के चलिए किसी तरह की समस्याओं में, इस तरह सब चीजों में नहीं फंसी हो, तो इनको भी परमिशन मिल सकता है भारत में बैंक खोलने का। यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरी बात, इस कमेटी ने जो कहा वो कहा कि भारत में जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस यानी कि बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस, इनको बैंक खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको कभी लगता नहीं है, कभी आपने सोचा है कि टाटा के नाम से इतनी सारी कंपनियां हैं, है ना, टाटा मोटर, टाटा केमिकल, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज,
ठीक है, इतनी सारी कंपनियां हैं टाटा की। टाटा के अंदर आपको लगभग 100 के आसपास आपको कंपनियां देखने को मिलेंगी, ठीक ना। आपने कभी सोचा है कि टाटा बैंक क्यों नहीं है भारत में? हाँ, या फिर मान के चलिए अडानी के ही अंदर आपने सुना होगा ना, खूब सारी कंपनियां हैं, अडानी पावर, अडानी ग्रीन्स, अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, खूब सारी कंपनियां हैं अडानी के नाम से। कभी आपने सोचा है कि आखिर अडानी बैंक क्यों नहीं खोल लेता? दूसरों से जाके जो कर्जा मांगता है तो खुद ही बैंक खोल, ठीक। आपने सुना होगा बिड़ला, बिड़ला ये बिड़ला वो, कभी बिड़ला बैंक सुना है? हाँ, क्यों? क्योंकि भारत में अलाउड ही नहीं है, कॉर्पोरेट हाउसेस भारत में बैंक नहीं खोल सकते हैं। इसके पीछे कई सारे तर्क हैं। कमिटीज का ये भी मानना है, बहुत सारी कमिटीज जो भी बनी है सबका ये मानना है कि अगर कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक खोलने की अनुमति दे दी जाएगी ना, तो ये लोगों से पैसा जमा लेंगे और इसको आगे किसी और को लोन नहीं देंगे, ये अपनी ही कंपनियों में लगाते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? खुद के पास इनकी इतनी सारी कंपनियां हैं, तो ये क्या करेंगे, केवल अपनी ही कंपनियों को लोन देते रहेंगे। इसी कारण से भारत में कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक खोलने की अनुमति नहीं है। इस कमिटी ने, जो पीके मोहंती कमेटी जिसकी हम बात कर रहे थे, इस कमेटी के सामने भी यही प्रश्न था क्या कि क्या भारत में कॉर्पोरेट हाउसेस को दिया जाए। इसने कहा, इस कमेटी ने ये कहा क्या कि अभी जल्दबाजी होगी, हम भविष्य में इस बारे में विचार करेंगे और इसके लिए हम तब संशोधन करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में और तब देखा जाएगा। अभी वर्तमान में भारत में कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक खोलने की अनुमति नहीं है। यहां तक बात समझ में है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, भारत में बैंक खोलने के लिए, एक बात बताइए, बैंक का बिजनेस कैसे चलता है? बैंक का बिजनेस ही चलता है कर्ज देकर। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ इनिशियल कैपिटल चाहिए ना। हाँ, कुछ ना कुछ इनिशियल कैपिटल चाहिए ना। आप एक दुकान भी खोलते हैं तो पहले कुछ ना कुछ तो इनिशियल कैपिटल उसमें लगाना होता है ना, कुछ ना कुछ तो इनिशियल कैपिटल उसमें लगाना होता है। तो जरा देखते हैं भारत में बैंक खोलने के लिए इनिशियल कैपिटल कितना लगाना पड़ता है। कितना लग रहा है? 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़? हाँ, 2020 से पहले आपने बैंक खोला होता ना तो आपको आसानी हुई होती। 2020 के पहले भारत में बैंक खोलने के लिए जो पेड अप कैपिटल था वो था 500 करोड़। यदि आप भारत में बैंक खोलना चाहते हैं तो आपके पास 500 करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना। बट ऑब्वियस है कि अकेले थोड़ी सब लोग मिलके कहीं से आप सब लोग मिलके जो है वो जमा कीजिए 500 करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है वो इनिशियल पूंजी जिससे बैंक की स्थापना की जाएगी। लेकिन पीके मोहंती कमेटी ने, जो कि 2020 में बनी, इसने इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 1000 करोड़। यानी कि यदि अभी आपको अगर बैंक खोलना है ना तो आपके पास पेड अप कैपिटल होना चाहिए कितना? 1000 करोड़, है ना। बात समझ में आया? तो जितना भी जमीन जथा है सब भी बेच दीजिए, तभी 1000 करोड़ तो नहीं आने वाला। तो भारत में बैंक खोलने के लिए आपके पास 1000 करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए। चौथी बात, मान लो चलिए ये कंडीशंस आपने फुलफिल कर दिए, आपको बैंक ने, आरबीआई ने क्या किया, आपको लाइसेंस दे दिया, ये बोला था कि जाओ जाके खोल लो बैंक। तो ये लाइसेंस जो है ना, ये जो लाइसेंस आपको मिला है, इट विल रिमेन वैलिड ओनली फॉर 18 मंथ्स। 18 मंथ्स यानी कि ये जो लाइसेंस आपको मिला है ना, ये 18 महीने तक ही वैलिड रहेगा। यानी कि इस 18 महीने के अंदर अंदर आपको अपना बैंक स्थापित कर लेना है और बैंक चलाना स्टार्ट कर देना है। अगर नहीं आपने 18 महीने में किया तो वो लाइसेंस रद्द हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि लाइसेंस लेके उसके बाद जुगाड़ कर रहे हैं आराम से, ठीक ना, पैसा कहाँ खोलेंगे, तो वो नहीं। 18 महीने का टाइम है, 18 महीने के अंदर ही आपको बैंक खोल के आपको अपना काम करना, अपना स्टार्ट कर देना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? आगे देखिए गाइडलाइंस और क्या है। पांचवी गाइडलाइंस है कि इनिशियल 5 इयर्स में, काम शुरू हो जाने के 5 साल के बाद तक आपका बैंक जो है ना वो इंडियन बैंक ही रहना चाहिए। इंडियन बैंक ही रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके बैंक में 49%, 49% से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए। यानी कि आप अपनी कंपनी के, आप अपने बैंक के 49% से ज्यादा शेयर किसी विदेशी को नहीं बेच सकते। बात समझ में आया? किसी विदेशी को क्या, अलग अलग कई सारे विदेशियों को भी नहीं बेच सकते हैं। क्यों
क्यों? क्योंकि यदि 49% से ज्यादा हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो बैंक इंडियन बैंक नहीं रह जाएगा, तो वो विदेशी हो जाएगा ना। क्यों? सिंपल सी बात सोच के देखिए, 1000 करोड़ मैंने पेड अप कैपिटल लगाया, लेकिन क्या किया फिर मैंने, बाहर के विदेश के बाकी लोगों से, जैसे कि आजकल कौन चल रहा है क्रिकेट में, मान के चलिए स्टीव स्मिथ, ठीक ना, केन विलियमसन, इन सबको मैंने क्या बोला, क्या कि थोड़ा थोड़ा पैसा दो, तुमको भी बैंक में मैं हिस्सेदारी देता हूँ, ठीक है। तो अगर 1000 करोड़ 5 साल बाद भी मेरे बैंक का पूरा जो है वर्थ है, तो 500 करोड़ से ज्यादा इनका पैसा नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि फिर तो विदेशी बैंक हो जाएगा ना। तो 5 साल तक वो बैंक जो है वो भारतीय ही होना चाहिए, ठीक। लेकिन और भी शर्तें हैं इसमें। किसी भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास, 10% से ज्यादा शेयर नहीं हो सकता है, 10% प्लस नहीं हो सकता है। एक इन्वेस्टर मैक्सिमम 10% ही शेयर रख सकता है। दोनों बातें एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है, यदि मैं अगर फॉरेन लोगों को बेच भी रहा हूँ, विदेशी लोगों को बेच भी रहा हूँ, तो मैक्सिमम मैं कितने लोगों को बेच सकता हूँ, 4 लोगों को, जिनको भी मैक्सिमम है 10, 10, 10, 10 और 9, ऐसे ही दे सकता हूँ ना। मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो है वो मैं 5 लोगों को दूंगा, ठीक ना। अब मान के चलिए मैं देना चाहता हूँ तो मैं 2-2 करके, तो इसे तो 50 लोगों को भी दे दूंगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आया कि 5 साल तक जो है वो आपका बैंक जो है वो एक भारतीय बैंक होना चाहिए, यानी कि 49% से ज्यादा इसमें स्टेक, 49% से ज्यादा हिस्सेदारी विदेशी लोगों की नहीं होनी चाहिए। और किसी भी एक के पास, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, किसी भी एक के पास 10% से ज्यादा शेयर नहीं होने चाहिए। यहां तक बात समझ में आई। इस 5 साल में आप जो प्रमोटर है ना, वो अपनी शेयर होल्डिंग को घटाकर 40% तक कर सकते हैं। अपनी शेयर होल्डिंग को घटाकर कितने तक कर सकते हैं, 40% तक कर सकते हैं, ये अनुमति है, ठीक ना। 40% तक करने का क्या मतलब है कि बाकियों को बेचेंगे ना, तो कुछ हमारे देश के लोगों को बेचेंगे, कुछ जो है वो विदेशी लोगों को बेचेंगे, लेकिन ये किया जा सकता है, 40% तक घटाया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, बात फिर से समझिए इस चीज को, पता है थोड़ा सा टफ होता है, बात को फिर से समझिए। फिर से समझिए क्या है प्रोविजन। बैंक की स्थापना हो गई, बैंक की स्थापना के 5 साल बाद तक, आफ्टर 5 years, जो प्रमोटर था ना, प्रमोटर का मतलब होता है जिसने पैसा लगाया है, जिसने बैंक खोला है, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40% तक कर सकता है। यानी कि ये अपनी पूरी कंपनी के 60% टोटल शेयर बेच सकता है, ठीक ना। 60% शेयर बेच देगा, इतने तक बेच सकता है, ठीक। लेकिन इसमें कैच है क्या, कि 60% बेचना है, 60% सेल करना है, इतना तक वो कर सकता है। अब उसकी इच्छा है, अभी थोड़ी ज्यादा पैसा है तो नहीं बेचना चाहे तो उसकी मर्जी है, ठीक। लेकिन इस 60% में 49% से ज्यादा विदेशी लोगों के पास नहीं होना चाहिए, फॉरेन लोगों के पास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 49% से ज्यादा यदि विदेशी लोगों के पास चला जाएगा तो ये बैंक भारतीय नहीं रह जाएगा, फिर ये विदेशी बैंक बन जाएगा, ठीक है। टोटल जितना भी बेचा जाएगा ना, इसमें से कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर हो, जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर हो। ये सारी शर्तें फुलफिल करनी है, ठीक है। हाँ, यदि कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, अगर वो एक इंश्योरेंस कंपनी है तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअली 15% भी रख सकती है। यदि इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो मैक्सिमम 10%, यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो मैक्सिमम 15%। ये बात भी समझ में आई। जैसे कि मान के चलिए ना, मेरी इच्छा हुई अमर बैंक ऑफ इंडिया खोलने की, ABI, अमर बैंक ऑफ इंडिया खोलने की। मैंने क्या किया, 1000 करोड़ रुपया जमा किया। कैसे जमा किया नहीं पूछिए, ठीक। 1000 करोड़ रुपया जमा किया। प्रेसिडेंट हूँ, मैंने ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया और RBI ने मुझे बोल दिया कि ठीक है तो बैंक खोल लो। अब क्या किया मैंने, बैंक खोल लिया, पैसे वैसे आने लग गए। अब मेरी कंपनी के, मान के चलिए मेरी कंपनी का टोटल वैल्यू 1000 करोड़ रुपया है,
क्या सिंप्लीफाई करते हैं, 1000 को मैं 100 मान लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। 100 मान लेता हूँ, मेरी कंपनी का टोटल वैल्यू जो है ना, मेरी कंपनी के टोटल वैल्यू जो है वो 100 रुपया है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगले 5 साल तक मैं इसमें अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 40 रुपए तक ला सकता हूँ। यानी कि क्या है, मैं 60 रुपया जो है 60 रुपए के बराबर का शेयर वो बाकियों को दे दूंगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि आप 49 रुपया से ज्यादा 49% से ज्यादा शेयर या 49 रुपए तक के शेयर से ज्यादा विदेशियों को नहीं बेच सकते हैं। मैं किसी फॉरेन करेंसी को नहीं बेच सकता हूँ, ठीक है। हाँ, इंडिया में और फॉरेनर्स दोनों को बेचा जा सकता है, लेकिन 49% से ज्यादा केवल फॉरेनर के पास नहीं जाना चाहिए। और इसमें ये ध्यान रखना है कि एक आदमी को 10 रुपए से ज्यादा का शेयर नहीं देना है, और अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है तो 15 तक दे सकते हैं। अब बात समझ में, ये पॉइंट आप समझ में आया? इतना ही नहीं, और भी गेम है। छठा पॉइंट, अब क्या हो गया है, 15 साल 15 इयर्स, 15 साल तक बैंक के प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 26% पर लाना है, 26%। अब इस क्रम में जो है वो 49% से ज्यादा शेयर जो है वो दे सकता है विदेशी बैंक को, यानी कि अब जो है वो बैंक विदेशी बैंक भी बन सकता है, ठीक ना। बट ऑब्वियसली कि 50% से ज्यादा यदि विदेशियों का शेयर हो जाएगा तो फिर वो विदेशी बैंक में जाएगा, ठीक है ना। तो इस पीरियड में, मतलब 5 साल के बाद वाले पीरियड में, वो बैंक जो है वो विदेशियों को 50% से ज्यादा शेयर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी वही वाला कंडीशन है, एक कंडीशन क्या, कि इस पीरियड में भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 10% से ज्यादा शेयर नहीं हो सकते। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास फिर भी 10% से ज्यादा शेयर नहीं हो सकते। और क्या है वही वाला कि अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके पास मैक्सिमम शेयर 15% हो सकता है। ये बात समझ में आई? दो चीज याद रखिए, पहली बात 5 साल में घटा के 40% कर सकता है, 15 साल बाद नेसेसरी है 26% ही करना होगा, 5 साल बाद मैक्सिमम 49% फॉरेनर्स को दे सकता है, 15 साल के बाद जितना मर्जी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में कुछ कंडीशंस कॉमन है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके पास मैक्सिमम 15% ही हो सकता है। ये बात भी समझ में आई? अगली शर्त देखिए, अगली शर्त क्या है कि बैंक की स्थापना होने के 6 साल के अंदर विदिन 6 इयर्स आपको स्टॉक एक्सचेंज पर अपने आप को लिस्ट कराना होगा। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट में आपके शेयर्स की खरीद बिक्री होनी प्रारंभ हो जानी चाहिए, ठीक ना। स्टॉक एक्सचेंज पर आपके शेयर की खरीद बिक्री होनी प्रारंभ हो जानी चाहिए। अब आपके याद होगा कि तो सर 5 साल से पहले भी तो शेयर बेचना था, तो 5 साल से पहले शेयर कैसे बेचेंगे? 5 साल से पहले शेयर बेचने का तरीका ये था कि आप जरूरी नहीं है कि शेयर मार्केट के थ्रू ही शेयर बेचते हैं, आप वैसे भी तो शेयर बेच सकते हैं। जैसे शार्क टैंक में जो आके जो लोग शेयर बेचते हैं वो कौन सा शेयर मार्केट में बेच रहे हैं, तो इसी एग्रीमेंट हो जाता है क्या कि हम अपनी कंपनी में 3% स्टेक आपको दे रहे हैं, बदले में मेरे को 5 करोड़ रुपया चाहिए। बात समझ में आया? तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि शेयर बेचने के लिए आपको स्टॉक मार्केट पर ही लिस्ट होना हो, आप बाकी एग्रीमेंट स्टॉक मार्केट के बाहर भी कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हाँ, 6 साल के अंदर आपको स्टॉक मार्केट पर अपने आप को रजिस्टर करना ही होगा। ये शर्त समझ में आई? ये शर्त समझ में आई? छोटा सा जो है ना वो करेक्शन कीजिएगा, ये भी 2014 तक कीजिएगा, ठीक ना। 2004 और 2014 आईडीएफसी एंड बंधन। चलिए यहाँ ये भी शर्त समझ में आई, 6 साल तक। इसके अलावा 8वीं शर्त देखिए, 8वीं शर्त, उस बैंक को अपनी 1/4 ब्रांचेस, 1/4 शाखाएं ऐसे क्षेत्रों में खोलनी होगी, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होगी जहां की आबादी 9,999 से ज्यादा ना हो, ठीक ना। जहां की आबादी 9,999 से ज्यादा ना हो, ठीक ना। ऐसे अनबैंक्ड रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में खोलनी है 1/4 ब्रांचेस जहां की आबादी 9,999 से ज्यादा ना हो। तो मतलब एक बात बताइए, वही बताया ना, आरबीआई का उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रदान करना।
तो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रदान करने के लिए वो क्या चाहती है वो क्या चाहती है कि ऐसे क्षेत्रों में बैंकों की ब्रांचेस खुले जिन क्षेत्रों में क्या हो कि कोई नहीं रहता हो, या मतलब कोई बाकी बैंक्स मजबूत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, तो भारत में बैंक खोलने के लिए आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? बैंक कैसे खोला जाता है भारत में पता चलेगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ। बैंक खोल लिया, अब आते हैं जरा देखते हैं कि आरआरबीज के संदर्भ में क्या प्रावधान है। आरआरबीज क्या हो गए? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन्हीं को क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में 1975 साल 1975 नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप या कार्य समूह, ये समिति है, ठीक ना, नरसिम्हम टास्क फोर्स या नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। इसी ने सुझाव दिया था कि भारत में आरआरबीज खोले जाने चाहिए। इसी के सुझाव के बेसिस पर क्या किया गया? भारत में आरआरबीज की स्थापना हुई, प्रारंभ हुई 1975 में भारत में 4 जगहों पर, 4 प्लेसेस पर 5 आरआरबीज खोले गए। 4 प्लेसेस पर 5 आरआरबीज खोले गए, ठीक ना। भारत में 5 अलग-अलग राज्यों में, 5 अलग-अलग राज्यों में, ऐसे कर लीजिए, 5 अलग-अलग राज्यों में 4 आरआरबीज खोले गए। 4 स्टेट्स में 5 आरआरबीज खोले गए, ठीक। ये डेट क्या था? खोले जाने का डेट था 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर किस लिए फेमस है आपको पता है ना? 2 अक्टूबर का दिन महात्मा गांधी का जन्म दिवस माना जाता है, ठीक ना। तो उनको जो है वो ग्रामीण विकास पर ज्यादा ध्यान रहता था, तो उन्हीं की याद में या फिर उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए ये क्या किया गया कि 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में 5 आरआरबी खोले गए। इसमें से यूपी, उत्तर प्रदेश में 2 आरआरबी खोले गए। पहला खोला गया गोरखपुर में, हाँ वहीं के यहाँ के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गोरखपुर में खोला गया। दूसरा खोला गया मुरादाबाद में, दूसरी आरआरबी खोली गई वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मालदा। पश्चिम बंगाल में एक जगह का नाम है जिसका क्या नाम है? मालदा। मालदा में जो है वो दूसरा आरआरबी खोला गया। तीसरी आरआरबी खोली गई कहां पर? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तीसरी आरआरबी कहां खोली गई? जयपुर में। चौथी आरआरबी खोली गई हरियाणा के भिवानी इस जगह पर, ठीक है। 4 राज्यों में 5 आरआरबीज खोले गए, ठीक, गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आरआरबीज खुल पहले गए हैं, लेकिन भारत में आरआरबी एक्ट यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कानून एक्ट, ये कब बना? 1976। यानी कि कानून जो है वो 1 साल बाद बन रहा है, लेकिन भारत में आरआरबीज की स्थापना 1 साल पहले ही हो चुकी है, ठीक है। इन आरआरबीज को जिम्मेदारी क्या दी गई? व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ दीज आरआरबीज, या फिर इनको क्यों स्थापित किया गया? इनको स्थापित किया गया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को इजी लोन मिल सके, ताकि किसानों को, कृषकों को आसानी से लोन मिल सके, लोन की अवेलेबिलिटी, लोन्स मिल सके कृषि के उद्देश्य से,
ठीक है ना। आपको पता है ना ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, साहूकार, ठीक ना, सूदखोर वगैरह की समस्या रही है। और 1975 में तो सोचिए कितनी ज्यादा समस्याएं रही होगी। आज भी चलता है ना, पता कीजिएगा आपके क्षेत्र में क्या रेट चलता है। 4 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, 6 रुपए सैकड़ा, ऐसे अलग अलग रेट चलते हैं ना। ये जो यहाँ 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया है ना, ये ईयरली नहीं होता है, मंथली होता है, ठीक ना। और ऊपर से इन सब पे क्या लगाया जाता था उस टाइम तो, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाया जाता था, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके कारण क्या होता था, किसान डेट ट्रैप में फंस जाते थे, ऋण जाल में फंस जाते थे, और फिर क्या होता था, अल्टीमेटली वो अपनी जमीन गवा बैठते थे, ठीक है, बंधुआ मजदूर बन जाते थे। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए किसानों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए आरआरबीज की स्थापना की गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है। दूसरा, केवल कृषि के लिए ही उद्देश्य नहीं देते थे, यदि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने हैं, छोटे कुछ भी उद्योग धंधे स्थापित करने हैं, इन सब के उद्देश्य से भी ये लोन देते थे। यहां तक बात समझ में आई। आरआरबीज का स्ट्रक्चर क्या था, आरआरबीज की स्थापना कैसे होती थी, कौन करता था, जरा ये देखने की कोशिश करें। आरआरबीज की स्थापना कौन करता था, कैसे होती थी, जरा इसको समझें। भारत में आरआरबीज की स्थापना में 3 भागीदार होते हैं, यानी कि एक आरआरबी की स्थापना में 3 भागीदार होते हैं, और 3 भागीदारों में कौन कौन से होते हैं, इसमें जो 50% जो पूंजी लगती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये कौन देती है, केंद्र सरकार। इसमें 35% पूंजी स्पॉन्सर बैंक देती है, स्पॉन्सर बैंक, और 15% इसमें जो कैपिटल इन्फ्यूजन होता है वो किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार। यानी कि यदि एक आरआरबी स्थापित करना है तो एक आरआरबी के लिए 50% उसमें कैपिटल जो है वो कौन लगाएगा, केंद्र सरकार लगाएगी। 35% उसमें कैपिटल कौन लगाएंगे, 35% कैपिटल लगाएगा स्पॉन्सर बैंक, और बाकी लास्ट 15% जो है वो इसमें कौन लगाएगा, राज्य सरकार, ठीक, राज्य सरकार। अब इस टर्म से ही आपको अपने आप समझ में आ गया होगा क्या कि इसका मतलब आरआरबीज कुछ स्पॉन्सर बैंक होते हैं जी, आरआरबीज के स्पॉन्सर बैंक होते हैं। अब ये आरआरबी के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि वो चाहे तो अपने स्पॉन्सर बैंक के नाम से चले, या फिर वो चाहे तो कोई और भी नाम रख सकता है। भारत में सबसे ज्यादा आरआरबी को स्पॉन्सर करने वाली बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा आरआरबी की स्पॉन्सर बैंक है, ठीक है ना। तो ये होता है स्ट्रक्चर आरआरबी का। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई ना, ये होता है स्ट्रक्चर। इसी बेसिस पर क्या होता है, पूंजी आती है, और आरआरबी फिर किन उद्देश्यों से, कृषि के उद्देश्य से अथवा छोटे मोटे उद्यम करने के उद्देश्य से, ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य से ये क्या करते हैं, लोन देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या देखा गया ना कि भारत में आरआरबीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। आरआरबीज की संख्या बढ़ती चली गई, खूब सारे आरआरबीज खोले गए, छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग स्पॉन्सर बैंक्स द्वारा खूब सारे आरआरबीज खोले गए, जिसके कारण भारत में आरआरबीज की संख्या लगभग 200 के आसपास पहुंच गई थी। टू बी मोर प्रिसाइज, जहां तक 197 के आसपास तक पहुंच गई थी। इतनी ज्यादा आरआरबीज खुल जाने के कारण क्या हो रहा था, इतनी ज्यादा आरआरबीज खुल जाने के कारण क्या हो रहा था कि आरआरबीज सफर कर रहे थे। स्पॉन्सर ने तो खूब सारे आरआरबी खोल दिए, लेकिन क्या कर पा रहे थे, इनको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, इन आरआरबीज की दशा खराब हो रही थी। और चूंकि आरआरबीज जो है वो तो बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो इस कारण से बैंकों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि नहीं, हमें आरआरबीज की संख्या को घटाना है, ठीक ना। तो 197 जो पहुंच गए थे ना, वहां से घटते घटते आज कितने हैं भारत में आरआरबीज, आज भारत में आरआरबी की संख्या है 43 तो दिखाया था ना। ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल है ना, लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये देखिए रीजनल रूरल बैंक, इसमें देखिए 43 है ना, 43 है ना, ठीक। देखिए मैं किसी का नाम भी आपको एसबीआई से नहीं स्टार्ट होता दिख रहा है ना, ठीक।
जनरली उसी क्षेत्र के नाम पर रख देते हैं ताकि लोगों को लगेगा कि अच्छा ये क्षेत्र हम इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा बैंक। ठीक, तो वर्तमान में जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स की संख्या कितनी हो गई है? हो गई है 43। ये बात भी समझ में, ये है रीजनल रूरल बैंक। यहाँ तक क्लियर है ना पूरी तरह से रीजनल रूरल बैंक। तो अब हम जरा देखते हैं अगले बैंक की बात, जो कि क्या है? कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स इनको कहा जाता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक, सहकारी बैंक का क्या काम होता है जरा बात को समझिए। सहकारी बैंक जो है वो सहकार्य पर आधारित, सहकार्य पर आधारित होते हैं। सहकारी पर आधारित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य ही नहीं होता है। ठीक, इस कारण से इन्हें शेड्यूल्ड तो बोला जा सकता है, लेकिन इनको कमर्शियल बैंक नहीं बोला जा सकता। शेड्यूल्ड भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये दूसरी अनुसूची में नहीं पड़ते, इसलिए इनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य ही नहीं है प्रॉफिट मेकिंग, तो कमर्शियल बैंक इनको कह नहीं सकते हैं। सहकारी बैंक का क्या मतलब है? ये इसके जितने भी सहकारिता के जितने भी मेंबर होंगे ना, वो सब क्या करेंगे? आपस में एक बैंक की स्थापना करेंगे। सब लोग पैसा जमा करके एक बैंक की स्थापना करेंगे और जिसको भी जरूरत होगा वो क्या कर सकते हैं? इसमें से पैसा ले सकते हैं। बात समझ में आया? सहकारी बैंक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। भारत में सहकारी बैंक जो है उनको डुअल रेगुलेशन, पहले तो इनके ऊपर केवल राज्य सरकारों का वो होता था, स्वामित्व होता था। क्यों? क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन दो कानूनों के अंतर्गत होता है। एक तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और दूसरा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, इन दो कानूनों के अंतर्गत क्या होता है? इनका रजिस्ट्रेशन होता है। जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन पहले वाले कानून के अंतर्गत होता है, उनको अपना बैंक एक ही राज्य में खोलने की अनुमति होती है। दूसरे वाले के नाम से ही स्पष्ट है, मल्टी स्टेट, यानी कि इन सहकारी बैंकों को अपने ब्रांचेस या फिर अपना विस्तार एक से ज्यादा शहरों में करने की अनुमति है, ठीक है ना। इसलिए इनको क्या कहते हैं? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक ना। एक से ज्यादा स्टेट में जो है कि अपने ब्रांचेस खोल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही? आगे देखिए, पहले क्या था कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर केवल राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार था, मतलब नियंत्रण था। स्टेट गवर्नमेंट का ही बस नियंत्रण था। इसके कारण क्या होता था? कई बार इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती थी। बहुत सारी समस्याएं, फ्रॉड वगैरह, ये सारी गतिविधियां जो है वो हमें देखने को मिलती थी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया गया? भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर डुअल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया गया, यानी कि दोहरा नियंत्रण, डुअल कंट्रोल। डुअल कंट्रोल का यहाँ क्या मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बाकी रख रखाव कैसे हो, कौन मेंबर्स होंगे, मेंबर्स की नियुक्ति कैसे होगी, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसकी प्रशासनिक गतिविधियां, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अंतर्गत आ गई, की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार को दे दी गई। और इसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी कि इसकी वित्तीय जिम्मेदारियां, फाइनेंशियल एक्टिविटी, कि पैसा कैसे देना है, क्या कैसे मैनेज करना है, इन चीजों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आरबीआई को देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देती है, ठीक है। तो यानी कि अभी हमसे पूछा जाएगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स जो है सहकारी बैंकों पर किस तरह का नियंत्रण है, तो कोऑपरेटिव बैंक पर डुअल कंट्रोल है, ठीक है ना। डुअल कंट्रोल है यानी कि राज्य सरकारों का भी नियंत्रण है और आरबीआई का भी नियंत्रण है। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोऑपरेटिव बैंक्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहले जिनको हम कहते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स
दूसरों को हम कहते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के संदर्भ में बिल्कुल एकदम ताजा अभी हाल फिलहाल में ही क्या किया गया है, एक नया क्लासिफिकेशन तैयार किया गया है। क्या है क्लासिफिकेशन? कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। कौन सी है ये 4 श्रेणियां? ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स जिनके पास जमा राशि 100 करोड़ तक है, उनको स्टेज 1 कहा जाएगा। स्टेज 1। जिनकी जमा राशि 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक है, उनको सेकेंड स्टेज वाला माना जाएगा। जिनकी 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक है, उनको थर्ड स्टेज वाला माना जाएगा। और फोर्थ स्टेज के लिए जमा राशि 10,000 करोड़ से अधिक हो। ये 4 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक ना। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने, आप लोगों ने सुना होगा साल 2020 में पंजाब सिंध कोऑपरेटिव बैंक्स ये डिफॉल्ट कर गई, यानी कि ये बर्बाद हो गई। इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे चुकाने से मना कर दिया, मतलब जिन्होंने डिपॉजिट कर रखा था इसके पास पैसा ही नहीं बचा। तो इस कारण से साल 2020 में ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में ला दिया गया, यानी कि वर्तमान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कैटेगराइजेशन तैयार किया है, यानी कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे इनको हम इन 4 स्तरों में बांटेंगे, ठीक है। और हर स्तर के हिसाब से अलग-अलग गाइडलाइंस होंगे, ठीक ना। हर स्तर के हिसाब से अलग-अलग गाइडलाइंस होंगे। आप लोगों को इसी चैप्टर में मैं आगे पढ़ाऊंगा कि बाज़ल नॉर्म्स को फॉलो करने की बात की जा रही है, ठीक ना। बेसल नॉर्म्स बताऊंगा क्या होते हैं बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स बस इतना जान लीजिए कि बेसल नॉर्म्स का अनुपालन करवाने से उस बैंक की दशा सुधरी रहती है, यानी कि अगर कोई विपत्ति आएगी ना तो वो बच जाएगा, ठीक ना। तो बेसल नॉर्म्स भी अनुपालन इनसे करवाए जा रहे हैं, ठीक ना। आगे बताऊंगा इसी चैप्टर में, जब हम लोग बेसल नॉर्म्स पढ़ेंगे ना तब क्लियर होगा। अब देखते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। भारत में रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में अभी भी डुअल कंट्रोल चलता है, यानी कि राज्य सरकार का भी कंट्रोल चलता है और आरबीआई का भी कंट्रोल चलता है। भारत में जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है इनको भी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, राज्य के नाम पर सीधे हो सकता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। दूसरे हो सकते हैं इसी में जिनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि जिला स्तरीय कोऑपरेटिव बैंक्स, सरकारी बैंक। और तीसरे इनको कहा जाता है पैक्स। पैक्स सुना है ना, ग्रामीण क्षेत्र में पैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स, ठीक है ना। आप लोगों के क्षेत्र में पता कीजिएगा पैक्स का चुनाव होता है, यानी कि उसका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है। सरकार बोलती है ना कि पैक्स का चुनाव होने वाला है, या पैक्स के संदर्भ में जो भी बातें होती है, तो यानी कि डुअल कंट्रोल। पहला नियंत्रण किसका है, पहला नियंत्रण है सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार देखती है। लेकिन दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो बाकी उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, यानी कि जो लोन वगैरह देने, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उस पर आरबीआई का कंट्रोल होता है। ये है भारत में कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर। यहां तक बात समझ में आ रही, ये भी बात समझ में आई। अब जरा हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं। अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि भारत में बैंकों के संदर्भ में क्या क्या चैलेंजेस हैं या क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती है भारत में बैंकों के संदर्भ में, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, ठीक ना, क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज जिसके बारे में आपने सुना होगा उसका नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। एनपीए सबने सुना होगा आप लोगों ने। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जरा बात को समझिएगा। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी, उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बैंक के पास जो हमारी संपत्ति होती है, हम लोग जो जमा करते हैं ना बैंक में जाके, ये बैंक की देनदारी होती है, ये बैंक के ऊपर क्या होती है, लायबिलिटी।
लेकिन बैंक जो उस संपत्ति को आगे लोन में देता है ना, क्यों? क्योंकि बैंक उसी से कमा रहा होता है, इसीलिए वो बैंक का क्या कहलाता है? एसेट। वो बैंक की संपत्ति कहलाती है, ठीक ना? लायबिलिटी एंड संपत्ति, यहाँ पांच समझ में ना, लायबिलिटी एंड एसेट। अरे पढ़ाया था, जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था ना, लायबिलिटी एंड एसेट वाला चैप्टर, एनडीडीएल। ठीक, तो एक लाइन में बस समझिए कि बैंकों के पास जो हमारी जमा राशि है वो बैंक की लायबिलिटी है, और बैंक ने जो आगे लोन दे रखा है ना, बैंक ने जो आगे कर्ज दे रखा है वो बैंक की संपत्ति है, वो बैंक का एसेट है। ठीक, तो यानी कि एसेट का क्या मतलब हुआ यहाँ कि बैंक ने जो आगे लोन दे रखा है। अब एक बात बताइए, ये लोन परफॉर्म कैसे करता है? यहाँ परफॉर्मिंग है ना, तो यानी कि हमें क्या जानना है कि ये लोन परफॉर्म कैसे करता है। जरा सोच के बताइए, बैंक ने किसी को लोन दिया, अब वो लोन जो है वो यदि सही टाइम पर चुका रहा है, उसकी किस्त, उसके ब्याज अगर वो सही टाइम पर चुका रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक का वो एसेट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यदि बैंक ने लोन दिया और जिसने लोन दिया वो न तो ब्याज उस पर चुका रहा है और ना ही मूलधन वापस कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक का ये एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है। यही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसी को हम कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, बैंकों में एनपीए की गणना कैसे होती है, जरा बात को समझिएगा। एक बैंक जो है वो अपने एसेट्स को तीन कैटेगरी में बांट देता है, जो उसने लोन दे रखे हैं ना उनको तीन कैटेगरी में बांट देता है। बात को समझिए, यदि लोन दिए हुए 90 दिन हो गया है, 90 डेज हो गया है, यानी कि 3 महीने 3 मंथ हो गया है, जिसने लोन लिया था ना, जिसने लोन लिया था यानी कि जो एसेट था, जो लोन दिया गया है वो बैंक का एसेट है, जो लोन था उस पर ना तो ब्याज आया है एक बार भी, और ना ही मूलधन में कुछ, एक भी किस्त कुछ नहीं जमा की गई है। ठीक ना, तो ऐसे को क्या कह दिया जाता है? ऐसे को कह दिया जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट। ये तीनों एनपीए ही है, तीनों एनपीए ही है, यानी कि यदि कोई भी लोन जिसमें 3 महीने तक ना तो किसी तरह का ब्याज आया है, ना किसी तरह की संपत्ति, ना तो कोई किस्त नहीं आई है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? हम उसको कह देते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। हिंदी में इसको कहते हैं अवमानक परिसंपत्ति, अवमानक परिसंपत्ति, परिसंपत्ति। ठीक है, अगर 3 महीने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है, 3 मंथ से लेकर 1 साल तक, 1 ईयर तक कुछ नहीं आया उस पैसे पर, अब इसी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट। यानी कि अब क्या है ये? अब क्या है ये? एक सेकंड, क्या थोड़ा सा 3 महीने तक तो वो कुछ नहीं है, 3 महीने तक तो बैंक वेट करेगी। यदि 3 महीने तक कुछ नहीं आया है तब उसको सब स्टैंडर्ड एसेट में डाला जाता है। अगले दिन लोन देते ही उसको एनपीए थोड़ी डिक्लेयर करते हैं, 3 महीने तक वेट किया जाता है। 3 महीने तक यदि कुछ नहीं आया है तब जाके उसको हम सब स्टैंडर्ड करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 3 मंथ के बाद, 3 मंथ से लेकर 1 साल तक हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे 3 मंथ से लेकर 1 साल तक हम उसको कहेंगे अवमानक परिसंपत्ति, यानी कि सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक ना, सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक, 3 मंथ से लेकर 1 साल तक। यदि 1 साल के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है तो 1 साल से लेकर 3 साल तक हम उसको क्या कहेंगे? डाउटफुल एसेट, यानी कि संदिग्ध परिसंपत्ति, संदिग्ध परिसंपत्ति। और यदि 3 साल के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है तो हम उसको कहेंगे लॉस एसेट, डूबी हुई परिसंपत्ति। ये चक्र समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। लोन दिया, लोन दिया, 3 महीना तक वेट करेंगे, 3 मंथ तक कुछ नहीं, 3 मंथ तक वेट करेंगे। 3 मंथ के बाद भी यदि कुछ नहीं आया, 3 मंथ से लेकर 1 साल तक हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, अवमानक परिसंपत्ति। ठीक,
1 साल के बाद भी अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा है तो 3 साल तक हम उसको कहेंगे डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट यानी कि संदिग्ध परिसंपत्ति। और यदि 3 साल के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है तो हम उसको क्या कह देते हैं, हम उसी को कह देते हैं लॉस एसेट। लॉस एसेट, ठीक है, इसी को कहते हैं एनपीए। बात समझ में आया? किसी भी बैंक के लिए एनपीए का अधिक होना अच्छी बात नहीं है। क्यों? इसका सिंपल सा मतलब है कि उसका बैंक जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक ना। किसी बैंक के का स्वास्थ्य कितना अच्छा है, इसका एक बहुत अच्छा पैमाना होता है क्या, कि हम उसके एनपीए को देखें, ठीक ना। हम क्या करें, हम उसके एनपीए को देखें। जैसे कि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए इसके चार्ट में आपको दिखेगा इसके एनपीए का नंबर। ये देखिए नेट एनपीए दिख रहा है, क्वार्टर वाइज दिखा रहा है, मैं ईयरली दिखाता हूँ। ये देखिए नेट एनपीए का पूरा नंबर का नहीं दिखा रहा, बाकी महीनों का नहीं दिखा रहा। चलिए कोई किसी दूसरे का देखते हैं, इसमें कुछ एचडीएफसी बैंक, ठीक ना, एचडीएफसी बैंक में ये देखिए एनपीए और ग्रॉस एनपीए दिखा नहीं रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को खोलेंगे तो उसमें जो है वो डेटा पूरा दिखेगा, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ये देखिए ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का कॉलम बना हुआ है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि किसी बैंक में जो है वो एनपीए कितना है, ठीक। कौन सा रिलेटेड में दिखाएं, दिखाने लग रहे हैं, इसलिए नहीं दिखा रहे थे। ये देखिए नेट एनपीए इस क्वार्टर में नेट एनपीए कितना है 0.33। ये कौन सा क्वार्टर है, दिसंबर क्वार्टर, दिसंबर 2022 वाला जो क्वार्टर है ना, उसमें एनपीए कितना है 0.33। सितंबर में कितना है 0.33, दिख रहा है ना। यानी कि लगभग पिछले पूरे साल जो है वो एचडीएफसी बैंक का 0.33% के आसपास एनपीए रहा है, ठीक। अब देखिए किसी दूसरे का भी, किसका नहीं आया था, एसबीआई का ना, देखिए एसबीआई का आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी दिखेगा। देखिए आ गया ना, इसका एनपीए कितना रहा है, ये देखिए दिसंबर क्वार्टर में इसका एनपीए कितना रहा है 0.77, यानी कि एचडीएफसी बैंक से ज्यादा एनपीए है एसबीआई के पास। तो खराब सा बैंक दिखाएं जिसकी स्थिति खराब हो, यस बैंक, इसके नेट एनपीए के डेटा को देखिए, ये देखिए एनपीए का डेटा 1.03%, यानी कि जितना भी लोन दिया है ना इस क्वार्टर में, उसमें मतलब या पिछले क्वार्टर में, उसमें से 1.03% जो है ना वो एनपीए में तब्दील हो गया। देखिए कितना ज्यादा हुआ करता था वो, तो अभी जाके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे संभल रहा है। ये तो पहले देखिए 5%, 5.5% इतना ज्यादा एनपीए हुआ करता था, ठीक ना। तभी तो ये जो यस बैंक आज दिख रहा है, जिसके एक शेयर का प्राइस है 15 रुपया 4 पैसा, कभी देखिए इस बैंक का क्या हाल था 5 साल पहले। इस कंपनी के शेयर का प्राइस 17 अगस्त 2018 को इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस था 393 रुपया, और आज इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस क्या है, आज इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 15 रुपया 4 पैसा, ठीक है। तो वही एनपीए, किसी भी बैंक में यदि एनपीए की समस्या बढ़ने लग जाती है तो फिर उस बैंक की दशा खराब होने लग जाती है, ठीक है। कोई भी बैंक आप देख सकते हैं, सब बैंक के आपको एनपीए डेटा दिखेंगे, ठीक है। यहाँ दो चीज आपको दिख रहा होगा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न कर रहा होगा कि सर यहाँ तो दो चीज लिखा हुआ है, एक तो है नेट एनपीए, एक है ग्रॉस एनपीए। आपने तो खाली एनपीए बताया, तो चलो समझते हैं कि आखिर नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में क्या अंतर है, या फिर ये दोनों चीजें क्या है। एनपीए समझ में आ गया क्या, कि 3 महीने तक यदि कुछ नहीं आ रहा है तब फिर क्या कहेंगे, उसको सबसे पहले बोलेंगे सबस्टैंडर्ड एसेट है, वो भी एनपीए ही, तीनों एनपीए ही है। लेकिन क्या है, जब 3 महीने से आगे हो गया है, 3 महीने से आगे निकल गए हैं, 3 महीने से 1 साल तक हम उसको सबस्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। 1 साल से लेकर हम आगे, 1 साल से लेकर हम आगे उसको 3 साल तक क्या कहेंगे, 3 साल तक हम उसको कहेंगे डाउटफुल एसेट, और
3 साल के बाद भी यदि उसमें से कुछ पैसा नहीं आ रहा है तो हम उसको बोल देते हैं लॉस एसेट। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा हम समझते हैं आगे। जब भी कोई लोन एनपीए में कन्वर्ट होता है, जब भी कोई एसेट एनपीए में कन्वर्ट होता है, तो सिंपल सी बात है, आप जरा ये सोच के देखिए, वो जो बैंक के पास पैसा था वो उसका अपना थोड़ी था। वो जो बैंक के पास पैसा था वो तो हमारा पैसा था, उसके डिपॉजिटर्स का पैसा था। अब जरा सोच के देखिए, अगर वो पैसा चला गया, डूब जाएगा, तो मेरा पैसा डूब जाएगा ना। तो इसी कारण से क्या होता है कि बैंकों को जितना उनका एनपीए होता है ना, उसके बदले कुछ परसेंटेज में प्रोविजन रखना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं प्रोविजन। यानी कि बाकी तरफ से जो बैंक को लाभ हो रहा है ना, जैसे मान के चलिए बैंक ने जो है वो मान के चलिए 1000 रुपए का लोन दिया है, इसमें से क्या हो रहा है 500 रुपया पर प्रॉफिट कमा रही है वो, 500 रुपया पर सब कुछ ठीक से आ रहा, किस्त वगैरह चल रही है, और 500 रुपया जो है वो क्या हो गया है, वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहा है, 3 महीना तक कुछ नहीं आया। तो क्या करना होगा ना, इस 500 रुपया में जो प्रॉफिट वो कमा रही थी ना, प्रॉफिट जो कमा रही थी, इस प्रॉफिट का एक कुछ हिस्सा जो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होता है, और मानव परिसंपत्ति में 40% रखना होता है, टोटल लोन का 40%, डाउटफुल एसेट में अब मानव परिसंपत्ति का 60%, मतलब टोटल लोन का 60% रखना होता है, और अगर डाउटफुल हो गया तो 100% रखना होता है। ठीक ना? ठीक ना? अगर लॉस हो गया सबस्टैंडर्ड में 40% के आसपास, डाउटफुल में 60% के आसपास, और लॉस हो गया तो 100% रखना होता है। इस प्रॉफिट में से हटाकर बैंक को अलग रखना होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला तुम्हारा एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक ना? तो जब हम एनपीए में प्रोविजन वाले हिस्से को भी जोड़ दें, प्रोविजन वाले हिस्से को भी जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए जरा सोच के देखिए, इस प्रोविजन वाले हिस्से को भी एनपीए में क्यों जोड़ा जा रहा है? आप जरा सोच के देखिए, ये जो प्रॉफिट हुआ था, अगर इसको इधर प्रोविजन के चक्कर में नहीं रखना पड़ता तो यही पैसा आगे लोन के रूप में फिर से दिया जा सकता था कि नहीं? ये भी तो बैंक का एसेट ही है ना। ये जो प्रॉफिट कमाया है बैंक ने, ये भी तो बैंक का एसेट ही होगा। क्यों? क्योंकि इस पैसे को फिर से आगे दिया जा सकता है लोन के रूप में। लेकिन चूंकि क्या बोलते हैं, ये वाला एनबीए क्रिएट हो गया है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये जो प्रॉफिट या ये जो एसेट बन सकता था वो यहाँ प्रयोग हो जा रहा है। तो इसीलिए जब हम एनपीए में इसी को जोड़ते हैं ना, इसी को हम कहते हैं नेट एनपीए, और नेट एनपीए में जब हम प्रोविजन वाले हिस्से को भी जोड़ देते हैं तो हमें क्या निकल के मिलता है? हमें मिलता है ग्रॉस एनपीए। यहाँ तक बात समझ गए? नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में अंतर यही कारण है कि आप देखिएगा, आपको आंकड़े में हमेशा ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, पहले दिखाया था ना, देखिए हमेशा आपको ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए से ज्यादा दिखेगा। ये देखिए ग्रॉस एनपीए 6.94, नेट एनपीए 2.65। ठीक, इधर देखिए 3.14, 0.77। हमेशा ग्रॉस एनपीए जो है वो नेट एनपीए से ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोविजन वाला भी हिस्सा होता है। अब जरा सोच के देखिए, बैंकों को डबल नुकसान हो रहा है। एक तो जो लोन दे रखा है वो भी नहीं मिल रहा है, और उसके चक्कर में प्रोविजन भी रखा रहा है। तो इसीलिए क्या करती है बैंक्स क्या करती है, हर साल या 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्या करती है, ये जो अपना बैलेंस शीट तैयार करती है ना, बैलेंस शीट जो तैयार करती है ना, फाइनल हर कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा जो एक बैलेंस शीट तैयार करती है, इसमें क्या करती है, वो जो लोन जो एकदम लॉस एसेट में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि 3 साल से जिसमें कुछ नहीं आया है, उसको राइट ऑफ कर देती है। राइट ऑफ कर देती है यानी कि क्या बोलती है, उसको अपनी कंपनी का लॉस दिखाकर उसको एनपीए वाले खाते से डिलीट कर देती है, उसको जो है वो एनपीए से डिलीट कर देती है। राइट ऑफ करना, इसी को हम क्या कहते हैं, राइट ऑफ करना। बात समझ में आया ना? राइट ऑफ का क्या मतलब होता है कि वो अपने बैलेंस शीट को जो 3 साल से दिखा रहे हैं ना, क्या कि ये एनपीए ये एनपीए ये एनपीए ये एनपीए, तो क्या करेगी कि बैलेंस शीट में से इसको क्लियर कर देगी, इसको हटा देगी। क्यों हटाती है? जैसे ही इसको हटा देगी, अब क्या हो जाएगा, वो जो प्रोविजन वाला पैसा जो अटका हुआ है इस एनपीए के कारण, वो आजाद हो जाएगा। अब बैंक क्या कर सकती है, इसको आगे लोन में देकर और ज्यादा पैसा कमा सकती है। बात समझ में आया? दूसरी तरफ
राइट ऑफ करने में क्या होता है, बैंक इसको अपने प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लेती है, यानी कि इस ये वाला जो है इसको लॉस दिखा देती है और बाकी जगहों से जो उसने प्रॉफिट कमाया था इन दोनों में एडजस्ट कर लेती है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट और लॉस में से एडजस्ट कर लेती है, तो इससे क्या होता है, बैंकों को टैक्स कम पड़ता है। ये बात भी समझ में आया। लेकिन एक बात जान लीजिए, चाहे बैंक ने उसको राइट ऑफ कर दिया है, लेकिन कर्ज लेने वाला जब तक जिंदा है तब तक उसके वसूली के प्रयास किए जाते रहते हैं। राइट ऑफ कर देने का ये मतलब नहीं होता है कि आप जो है वो कर्ज से बिल्कुल मुक्त हो। अगर आपने कर्ज लिया है, आपका कर्ज चाहे राइट ऑफ हो जाए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके से वसूली के प्रयास होते रहेंगे। बात समझ में आया। राइट ऑफ का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि कर्ज की माफी हो गई है। यहाँ तक बात समझ में आई ना। ये होता है राइट ऑफ, ये है पूरा एनपीए का सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है। एनपीए समझ में आया ना। इतने दिन से आप लोगों के दिमाग में जो परेशानी चल रही थी क्या कि सर एनपीए क्या है, क्लियर हुआ एनपीए। जरा समझिए इसी कंटेक्स्ट में एक अगला टॉपिक, मतलब अगला सब्जेक्ट, इसी में कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट पीएसएल। पीएसएल का मतलब पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है। पीएसएल का मतलब है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसके हिंदी में कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र लेंडिंग। जरा बात को समझिएगा। एक देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ क्षेत्र जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों को सरकार द्वारा या फिर समर्थन की आवश्यकता ज्यादा होती है। सरकार द्वारा कैसे भी समर्थन की आवश्यकता ज्यादा होती है, नहीं तो वो क्षेत्र पिछड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आरबीआई क्या करती है, ऐसे कुछ क्षेत्र जो देश के विकास के लिए या देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए आवश्यक हैं, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करती है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करती है। इन्हीं क्षेत्रों को कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर। यानी कि यहां तक मतलब समझ में आया कि ऐसे क्षेत्र जो इंपॉर्टेंट है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्षेत्रों को आरबीआई कहती है प्राथमिक क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर। ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि छोटे उद्यम, जैसे कि स्टार्टअप, जैसे कि शिक्षा क्षेत्र, ठीक ना, जैसे कि निर्यात। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका डेवलपमेंट होना बहुत आवश्यक है। इन्हीं के डेवलपमेंट से एक देश का विकास हो पाता है। तो ऐसे क्षेत्रों को आरबीआई चिन्हित करके बोल देती है प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। और प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर टारगेट फिक्स कर देती है, क्या कि हर बैंक को अपने टोटल लोन का एक पर्टिकुलर परसेंटेज इस पर्टिकुलर सेक्टर को देना ही देना है। बात समझ में आ रहा है। इसी व्यवस्था को कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्यों? क्योंकि इन्हीं प्राथमिक क्षेत्र, ये जो प्राथमिक क्षेत्र मैं बताऊंगा, इन्हीं प्राथमिक क्षेत्रों में क्या होता है, सबसे ज्यादा पैसा फंसता है, सबसे ज्यादा एनपीए क्रिएट होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि बैंक जो है वो इन क्षेत्रों को बहुत ज्यादा लोन देना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आरबीआई क्या सोच रही है, आरबीआई तो जानती है क्या कि इन क्षेत्रों को यदि लोन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण से क्या किया जाता है, इसी कारण से इन क्षेत्रों को अलग से चिन्हित कर दिया जाता है और इन क्षेत्रों में दिए जाने वाले लोन को कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। भारत में वर्तमान में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के संदर्भ में क्या नियम है कि जो भी बैंक भारत में ऑपरेट कर रहा है, जो भी बैंक, चाहे वो भारतीय बैंक हो या एक फॉरेन बैंक हो, चाहे वो भारतीय बैंक हो चाहे विदेशी बैंक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। भारतीय बैंक हो चाहे विदेशी बैंक हो, यदि भारत में ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको अपने टोटल लोन का यानी कि साल भर में उसने जितना लोन दे रखा है इसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही देना होता है, टोटल लोन का। जैसे कि मान के चलिए भारत में कोई चीन की बैंक काम कर रही है,
ठीक ना। कोई चीन की बैंक जो है वो भारत में कमा रही है या फिर भारत में ऑपरेट कर रही है, तो इस चीन के बैंक ने भारत में टोटल जितना लोन दे रखा होगा ना, इस टोटल लोन का 40% उसको प्राइवेट सेक्टर में ही देना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे मान के चलिए जर्मनी का बैंक हमने कल देखा ना, ड्यूश बैंक, ठीक ना, या बीएनपी परिवार फ्रांस की बैंक है, ठीक ना। ऐसे बैंक ये भारत में ऑपरेट कर रहे हैं तो विदेशी बैंक, लेकिन यदि भारत में इनको ऑपरेट करना है तो इन्होंने भारत में जितना लोन दे रखा है ना उसका 40% इनको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग को ही देना पड़ेगा। सिमिलरली चाहे भारतीय बैंक हो, एचडीएफसी ने टोटल जितना लोन दे रखा है ना उसका 40% उसका प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में ही है, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो सुनिश्चित कर देती है, फिक्स कर देती है। इनफैक्ट इन प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा यदि लोन किस क्षेत्र में जाता है तो वो क्या है, 18% इसका किसमें देना होता है, इसका 18% देना होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में। यहां तक बात समझ में आई, एग्रीकल्चर सेक्टर में देना पड़ता है, ठीक। जरा देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें हम प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं या जिनको आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दे रखा है, प्रायोरिटी सेक्टर का जिन्हें दर्जा दे रखा है। जरा बात को समझिए। सबसे पहला क्षेत्र इसमें एग्रीकल्चर, कि मैं चार्ट ही खोल देता हूँ ना, कहीं ना कहीं मिलेगा जो मैं टाइम का वेस्ट कर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आरबीआई, ये देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर आरबीआई का। ये देखिए आरबीआई ऑफिशियल वेबसाइट, देखिए मास्टर सर्कुलर फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अक्टूबर 20 2022 का है सर्कुलर। इससे पहले भी आए हैं खूब सारे, ये देखिए अपडेट होते रहता है सर्कुलर। ये देखिए कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये देखिए कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक, एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है सामाजिक अवसंरचनाएं, जैसे कि बड़े कोई मान के चलिए बड़ा जो है वो तालाब बनवा दिया, या फिर मान के चलिए कोई चारागाह की स्थापना हुई, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन के लिए, यानी कि जो तथाकथित जिनको जो है वो समाज में क्या कमजोर वर्ग माना जाता है, जैसे दिव्यांग हो गए, जैसे कि महिलाएं हो गई, जैसे कि वृद्ध हो गए, इनके लिए ये सब किसमें आते हैं, ये सब आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। इसमें देखते हैं कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसमें पूरा दे रखा होगा। ये देखिए एग्रीकल्चर मैंने बताया ना 18% ऑफ एएनबीसी, ठीक ना, 18% देना होता है इसी क्षेत्र को, ठीक है। और टोटल कितना देना होता है, ये देखिए 40%, क्लियर। यहाँ आपको पूरा मिल जाएगा। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा देना होता है वीकर सेक्शन को 12%, इसी को कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक। ये भी समझ में आया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किसको कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किसको कहते हैं, ये भी समझ में आया। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्टेक्स्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, PSLC। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट? चलो बात तो समझिएगा। ये एक बड़ी ही नवाचारी व्यवस्था थी, बड़ा ही इनोवेटिव ये एक उपाय था। क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट में, मान के चलिए दो बैंक है, एक बैंक है जिसका नाम मान के चलते हैं HDFC, और एक दूसरी बैंक है जिसका नाम हम मान के चलते हैं यस बैंक, ठीक है। मैं बार-बार HDFC बैंक को दिखा रहा हूं, इसका ये मतलब मत सोच लीजिएगा कि HDFC बैंक बहुत अच्छी बैंक है और कल से जो जाके जो आप शेयर खरीद के बढ़ गए HDFC बैंक और फिर परसों से जो है वो HDFC बैंक गिरने लग गया और फिर मने मने वहां से मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मैं उस एग्जांपल के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। शेयर मार्केट केवल फंडामेंटल्स पर भी नहीं चलता है, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक ना। तो
मैं इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं एचडीएफसी बैंक का बार-बार एग्जांपल दे रहा हूँ, बार-बार आपको शेयर मार्केट में खोल के दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छी बैंक है। मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर वो भारत की सबसे बड़ी बैंक है। या फिर एग्जांपल मुझे देना है, मान के चलिए क्या हुआ कि एचडीएफसी ने टोटल 1000 रुपए का लोन बांटा है साल भर में। 1000 रुपए का लोन बांटा है तो 40% इसको किधर देना था? प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन मान लीजिए कि इसने क्या किया है, 500 रुपया दे दिया है प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि कितना हो गया, इसने 50% दे दिया ना प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसी भी बैंक हो सकती है, जैसे मान के चलिए यस बैंक ने साल भर में 100 रुपए का लोन बांटा है, 100 रुपए का ही लोन बांटा है। अब एक बात बताइए, कायदे से तो इसको 40 रुपया देना चाहिए था प्राइवेट सेक्टर को, क्यों? क्योंकि 40% है। लेकिन ये मान के चलिए 30 रुपया ही देगा, बाकी जो है ये 10% से चूक गई है, यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का जो इसका टारगेट था उसको पूरी तरह अचीव नहीं कर पाई है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जिसने ज्यादा दे रखा है, जैसे इसने ज्यादा दे रखा है ना, इसने 100 रुपया वर्थ ज्यादा दे रखा है, इसको देना था 400 रुपया ही, लेकिन इसने 500 मतलब 500 रुपया दे दिया, यानी कि 100 रुपया इसने ज्यादा दे रखा है। तो क्या होता है, ये 10 रुपए का एक सर्टिफिकेट, ये जो एक्स्ट्रा दे रखा है ना, ये 10 रुपए का एक सर्टिफिकेट बनवाएगा, जिसको क्या कहेंगे, पीएसएलसी, और ये क्या करेगा, इसको बेच देगा, इसको बेच देगा। अब जरा सोच के देखिए, इसने 10 रुपए का इसको बेच दिया, तो इसका 40 वाला जो टारगेट था ये पूरा हो गया, इसके पास सरप्लस था, तो इसने क्या किया, इसको बेच दिया। लेकिन 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 एचडीएफसी फ्री में थोड़ी देगा। ये जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट होता है ना, इसके ऊपर एक फेस वैल्यू होता है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर क्या था, 10 रुपए वाला, लेकिन ऐसे कई सारे बैंक होंगे जिनका अपना टारगेट मिस होगा, तो फिर क्या होगा, इन सब में नीलामी होगी, नीलामी होगी, नीलामी के कारण इस वाले बॉन्ड का प्राइस जो है ना, इस पर फेस वैल्यू 10 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन सब नीलामी पे बोलेंगे, जैसे यस बैंक बोल रहा है, मान के चलिए XYZ, 3-4 बैंक और है, ये सब बोलेंगे क्या, एक बोलेगा मैं इसको 11 रुपया में खरीदने के लिए तैयार हूं, दूसरा बोलेगा 12 रुपया में खरीदने के लिए तैयार हूं, ऐसे ही नीलामी चलेगी, और जो हाईएस्ट प्राइस बिड करेगा ना, उसको ये मिलेगा। अब जरा सोच के देखिए, हाईएस्ट प्राइस जिसने बिड किया है उसको मिलेगा। तो अब जरा सोच के देखिए, 10 रुपए का बॉन्ड था, ठीक ना, 10 रुपए का पीएसएलसी सर्टिफिकेट था ना, लेकिन ये बिका 15 रुपए में, तो ये 5 रुपया जो है, ये तो हो गया एचडीएफसी का प्रॉफिट, हो गया ना, एचडीएफसी का प्रॉफिट हो गया। हाँ, और बदले में क्या हुआ, ये 10 रुपया वर्थ के बॉन्ड जो है वो इसको दे दिया इसने। बाद में क्या हो गया, साल के अंत में इसने जो है वो अपना खाता उता पूरा दिखाया, और फिर क्या करेगा, इसका बॉन्ड जो है इसको वापस कर देगा 10 रुपया वाला, लेकिन ये जो 5 रुपया एक्स्ट्रा जो दिया था ना, वो वापस नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? तो ये जो 5 रुपया एक्स्ट्रा नीलामी के कारण मिला, ये जिस बैंक ने अपने लिमिट से ज्यादा पीएसएलसी या फिर प्राइवेट सेक्टर में लेंडिंग कर रखी थी, ये उसका फायदा हो गया। बात समझ में आया? पीएसएलसी कैसे काम करता है, एक लाइन समझ के देखिए ना, 2 आदमी के लिए कंडीशन बना दिया है, एक जो है वो कंडीशन से ज्यादा कर रहा है, दूसरा जो है वो कंडीशन से कम कर रहा है। तो जो ज्यादा कर रहा है, वो जितना ज्यादा कर रहा था, वो उसको बेच सकता है जिसने कम किया है, ताकि इसका भी टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है। अब ये जो बिक्री होती है ना, ये फेस वैल्यू पर नहीं होती है, इसकी नीलामी होती है। तो नीलामी होने के कारण क्या होता है, फेस वैल्यू से प्राइस ज्यादा ऊपर जाता है, और फेस वैल्यू से प्राइस ज्यादा ऊपर जाता है तो क्या होता है कि अभी तो इसने इसको इतना दे दिया, मतलब ये 10 रुपया वर्थ का बॉन्ड दे दिया, और 10 रुपया इसके बदले में ले लिया। जब साल खत्म हो जाएगा तो ये बॉन्ड वापस कर देगा और ये पैसा वापस कर देगा, लेकिन जब इस बार ये वापस कर रहा है तो केवल 10 रुपया ही वापस करेगा, वो जो 5 रुपया नीलामी वाला एक्स्ट्रा था ना, वो वापस नहीं करेगा, वो एचडीएफसी का फायदा हुआ। अब बात समझ में आई? इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक? तो इसी कंटेक्स्ट में अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखने की कोशिश करते हैं एक और कंटेक्स्ट और एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड, व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज DICGC। अभी मैंने बताया ना आपको कि पंजाब सिंध कोऑपरेटिव बैंक्स कोलैप्स कर गई, बर्बाद हो गई, ठीक है, पंजाब सिंध कोऑपरेटिव बैंक्स बर्बाद हो गई। ये देखिए 2020 में
पुराना न्यूज़ नहीं दिखा रहा, रुकिए एक सेकंड, थोड़ा सा मैं सर्च में हम एडिट करता हूँ। छोड़िए, अगर ये नहीं मिल रहा तो लक्ष्मी विलास बैंक की बर्बादी है, उसी को देख लेते हैं ना। देखा 18 नवंबर 2020 की खबर, लक्ष्मी विलास बैंक इज द फिफ्थ इंडियन फाइनेंशियल फर्म टू कोलैप्स ओवर ए स्पैन ऑफ 30 मंथ्स। देखिए ये सारी चीजें भी बर्बाद हुई हैं, इसमें देख रहे हैं पीएमसी, देख रहे हैं ये सारे बैंक्स जो हैं जो भारत में बर्बाद हुए हैं। कहाँ गया बाकी का नाम, कहाँ था, देखिए पहले आईएलएफएस हुआ था, फिर उसके बाद स्थिति खराब हुई थी, आईएलएफएस के बाद स्थिति खराब हुई थी यस बैंक की, खैर यस बैंक को तो संभाल लिया गया। फिर डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी बर्बाद हो चुकी है, इसका भी डाउनफॉल आ चुका है। फिर उसके बाद आया था ये पीएमसी बैंक, इसी की बात कर रहा था, पंजाब एंड वही गड़बड़ हो रहा था, पंजाब एंड सिंध नहीं, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी मैं वहां पंजाब एंड सिंध बोल रहा था, ये पीएमसी, ये भी बर्बाद हो चुका है, ठीक ना। तो ऐसे भारत में कई सारे बैंक्स जो हैं वो बर्बाद होते रहते हैं, खैर अभी हाल फिलहाल में तो बहुत बड़े बड़े बैंक नहीं बर्बाद हुए हैं। हाँ, ये एक कोऑपरेटिव बैंक बर्बाद हुआ है पीएमसी, और लक्ष्मी विलास बैंक जो है ये बर्बाद हो चुका है 2020 में। इस कारण से क्या है कि लोगों के मन में भय है कि बैंक में पैसा रखा, इतनी मेहनत से कमाई हुई हम अपनी रकम अगर हम जाके क्या करेंगे, बैंकों में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, बाद में अगर वो बैंक बर्बाद हो गई, बैंक करप्ट हो गई तो हमारा पैसा तो गया, ये मन में भय रहता है ना। इसी समस्या को दूर करने के लिए डीआईसीजीसी है। डीआईसीजीसी क्या है, इट इज अ fully owned subsidiary ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, उसके संपूर्ण नियंत्रण में आती है, कंट्रोल में आती है डीआईसीजीसी। इसकी जिम्मेदारी क्या है, आप जो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ना, डिपॉजिट कर रहे हैं, देखिए इसका नाम ही है, इसका नाम ही क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, उस नाम याद रख लीजिए, उसी से हो जाएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि यानी कि ये जो डिपॉजिट होता है उसको इंश्योर करती है, उसका इंश्योरेंस करती है। ये संस्थान क्या करता है, जो डिपॉजिट आप करते हैं ना उसका इंश्योरेंस करती है। यानी कि मान के चलिए यदि मैंने बैंक में 100 रुपया जमा किया है, किसी भी बैंक में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, बात समझ में आ रहा ना, किसी भी रैंडम बैंक में नहीं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो आरबीआई की उस सूची में लिखी। तो यदि मैंने 100 रुपया जमा किया है ना, तो मेरी इस 100 रुपया जमा के बदले ये डीआईसीजीसी क्या करेगी, डीआईसीजीसी क्या करेगी, इस बैंक से, एसबीआई से मेरे प्रत्येक 100 रुपए पर ये 12 पैसा लेगी प्रीमियम, 12 पैसा प्रीमियम, ठीक है। और ऐसे ही प्रीमियम लेकर मान के चलिए मैंने 1000 किया है, तो 12 पैसा कितना हो जाएगा, 1.2 रुपया, मतलब जितना मैं जमा करूंगा ना उसका 12 मतलब उस पर 100 पर 12 पैसा, यानी कि 12 पैसा का क्या मतलब हो गया, 0.12%, 0.12% ये प्रीमियम लेती है। और बदले में ये क्या करती है, ये एक बैंक के डिपॉजिटर्स के पैसे को इंश्योर करती है। कितने तक इंश्योरेंस होता है, तो एक बैंक में आपका 5 लाख तक का रखा हुआ पैसा इंश्योर है। बात समझ में आई? यदि मान के चलिए आपने किसी बैंक में खाता खुलवा रखा है और आपने उस बैंक में पैसा जमा कर रखा है, और कल अगर वो बैंक बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल एकदम बंद, ठप पड़ जाती है, तो भी 5 लाख तक की आपकी उसमें जो जमा राशि है वो इंश्योर है।
यदि मान के चलिए आपने 4 लाख ही जमा कर रखा है तब तो 100% इंश्योर्ड है। यदि मान के चलिए आपने 6 लाख रुपया जमा कर रखा था तो 5 लाख तक ही इंश्योर्ड है, आपको 5 लाख ही वापस मिलेगा, अगला जो 1 लाख है वो वापस नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो 5 लाख तक की ही आपकी जमा राशि इंश्योर्ड है एक बैंक। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ पर जब मैं एक बैंक की बात कर रहा हूँ तो यानी कि ये भी समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि एसबीआई के एक ही जगह पर जाके मैंने क्या किया है, सेविंग अकाउंट में 4 लाख रुपया डाल रखा है और उसी में फिक्स्ड डिपॉजिट में मैंने 5 लाख रुपया डाल रखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये 5 लाख रुपया अलग इंश्योर्ड है और ये 4 लाख रुपया अलग इंश्योर्ड है। एक बैंक में टोटल, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट हो, किसी भी तरह से आपका जो भी पैसा है उसमें से 5 लाख रुपया तक ही इंश्योर्ड है। बात समझ में आया? वो इंश्योरेंस कौन देती है? वो इंश्योरेंस देती है डीआईसीजीसी। बदले में ये क्या करती है? ये बैंकों से प्रीमियम लेती है, आपसे कुछ नहीं लेती है। बैंकों से कितना प्रीमियम लेती है? 0.12%, यानी कि प्रति 100 रुपए पर 12 पैसा। ठीक है, इतना जो है वो प्रीमियम लेती है और इसी प्रीमियम के माध्यम से वो आपके डिपॉजिट को इंश्योर करती है। यहाँ तक बात समझ में? इतना ही नहीं, ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा क्या कि सर ऐसा है कि मैंने क्या किया है, एक तो एसबीआई के इस वाले ब्रांच में एफडी करवा रखा है और एक एसबीआई के सर दूसरे वाले ब्रांच में मैंने एफडी करवा रखा है, तो सर मेरा तो दोनों इंश्योर है ना? ऐसा नहीं है। एक बैंक में आपका जितना टोटल है उसका 5 लाख तक इंश्योर है, ठीक ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सुझाव नहीं दे रहा हूँ, अगर वैसे भारत में जो है बैंकों को बर्बाद नहीं होने दिया जाता है, आरबीआई आ जाती है समर्थन के लिए, आरबीआई बचा ले जाती है सरकार। जैसे देखा ना यस बैंक बहुत बड़ा बैंक था, ठीक ना? कोलैप्स होने गया तो आ गई ना आरबीआई उसको संभालने के लिए, बाकी बैंकों को साथ लाया गया, एसबीआई को साथ लाया गया, बाकी सभी बैंकों को सॉरी जो भी भारत की बड़ी बड़ी बैंकें थी इन सबको साथ लाया गया और आगे संभाला गया। बहुत कम ही बैंक होते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं, छोटे होते हैं जिस पर आरबीआई बहुत ध्यान, मतलब तो बड़े बैंकों में जनरली ये समस्याएं नहीं होती है, ठीक है ना? और अगर होगी भी तो 5 लाख तक का तो आपका इंश्योर्ड है, ठीक? तो इसी कारण से आप देखिएगा बड़े लोग जो होते हैं जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है ना, मल्टीपल बैंक्स में रखते हैं। क्यों? क्योंकि 5 लाख तक ही इंश्योर्ड है। ये बात समझ में आई? हाँ, ये बात समझ में आई? इसी कारण से आप ये भी देखिएगा कई सारे बैंक्स में एफडी इंटरेस्ट जो होता है वो 5 लाख की जमा राशि से बाद पर ठीक ठाक होता है, ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है क्या कि 5 लाख तक तो इंश्योर्ड है, तो इसीलिए ज्यादातर कस्टमर जो होते हैं वो 5 लाख तक ही जमा करते हैं। तो वो चाहती है क्या कि 5 लाख से ज्यादा, ताकि रिस्क है ना, तुम्हारे ऊपर रिस्क आएगा तो रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा तुमको, ठीक ना? ये डीआईसीजीसी समझ में आ गया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये भी पता चल गया ना, यूपी में ये सब पूछा जा सकता है। 5 लाख तक, तो पहले 1 लाख तक इंश्योर हुआ करता था, तो इसको 2020 में ही बढ़ाया गया है और 2020 में ही इसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। ये देखिए न्यूज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीआईसीजीसी इंश्योरेंस limit increased. DICCC raised the limit of insurance cover for insured banks from 1 lakh to 5 lakh. कब से? With effect from 4/2/2020. 2020 से 1 लाख, उससे पहले जो है वो 1 लाख तक ही इंश्योर्ड हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, ठीक ना? आपको देखना है कि आप जिस बैंक में जमा कर रहे हैं क्या उसमें इंश्योर्ड है, क्या वो डीआईसीजीसी के कंट्रोल में आता है, डीआईसीजीसी का उसमें इंश्योरेंस मिलता है, तो जाके देख लीजिएगा डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर, डीआईसीजीसी बैंक लिस्ट, देखिए DICGC.insured banks, इसमें देखिए सारे बैंक्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। पब्लिक सेक्टर बैंक के 12 बैंक जो है वो इंश्योर्ड है। प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। ये देखिए ये सारे बैंक हैं जिनके यहाँ आपका पैसा इंश्योर्ड है। बैंक भी है इसमें, तमिलनाडु, RBL, कोटक, ठीक, IDFC फर्स्ट, IDBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, बंधन, यानी जितने भी बड़े बड़े बैंक जिनके बारे में आप जानते हैं
वो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, इंश्योर्ड मिलेंगे। ठीक, इतना ही नहीं, ये देखिए इसके अलावा फॉरेन बैंक्स भी, कई सारे फॉरेन बैंक्स भी है, वो भी DICGC के दायरे में आते हैं। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक, पेमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे जो है वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, DICGC। दिख रहा है DICGC का ऑफिशियल वेबसाइट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। नीचे दिख रहा है होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आप अपने बैंक को इस लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये कब अपडेट हुआ है, अप्रैल 5 2023 को, यानी लेटेस्ट अपडेटेड है। ठीक, आप अपने बैंक का नाम इसी में चेक कर लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका बैंक जो है वो इंश्योर्ड है कि नहीं है, या फिर आपके बैंक में यदि कोई दिक्कत आती है तो आपको इंश्योरेंस की धनराशि मिलेगी या नहीं। ठीक ना, चलिए यहाँ बात को समझिए आगे। जब 2020 में यही में चेंज किया गया ना, क्या कि 1 लाख से बढ़ाकर इसको 5 लाख किया गया, तो एक और चीज इसमें ऐड किया गया क्या, कि ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है ये 90 दिनों के अंदर दे देना होगा। ऐसा नहीं है कि बैंक बर्बाद हो गया है और जो डिपॉजिटर है उसको तुम अटकाए हुए हो 5 साल से जो है वो टहला रहे हो, क्या कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको 90 डेज के अंतर्गत अंदर ये जो है वो वापस करना होगा पूरा। ठीक, पूरा जो है वो वापस करना होगा। यहां तक बात समझ में आ रही? इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है DICGC, और इसी के माध्यम से क्या होता है, DICGC के ही माध्यम से भारत में बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाती है। यहां तक क्लियर है? 90 दिन ये भी याद रखिएगा, आसानी के लिए इससे भी पूछ लेगा क्या कि 90 दिन की जगह वो 6 महीना लिख देगा या 9 महीना लिख देगा, तो नहीं, 90 दिन के अंदर जो है वो पूरा जो है पैसा वापस करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं, which is what, which is financial inclusion, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन किसको कहते हैं? वित्तीय समावेशन, जरा बात को ध्यान दीजिएगा। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि देश की आबादी को, पॉपुलेशन को, देश की आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। ऐसा आवश्यक क्यों है, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना आवश्यक क्यों है, आखिर बात ही क्यों हो रही है क्या कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, इसकी बात ही क्यों आ रही है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक, तो देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन आवश्यक इसलिए है, आप जरा खुद सोच के देखिए, मैंने मान के चलिए 1 लाख रुपया कमाया, मैं उसको बैंक में नहीं रखकर अपने घर में रख रहा हूं, चलो सोच के देखिए वो मुद्रा अर्थव्यवस्था से बाहर हो गई कि नहीं? यदि वो पैसा बैंक में जाता तो वो पैसा आगे मल्टीप्लाई होता, बैंक जो है वो किसी और को लोन देता, और फिर क्या है, ऐसे ऐसे ही वो पैसा मल्टीप्लाई होता, वो अर्थव्यवस्था में घूमता। मेरा पैसा बैंक में मैंने दिया है, बदले में मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो यानी कि मेरा पैसा बढ़ भी रहा है, साथ ही वो पैसा अर्थव्यवस्था में किसी दूसरे को लोन के रूप में जा रहा है, जिसके माध्यम से वो क्या कर रहा है, उसको निवेश करके और कमा रहा है। ठीक है, चलो सोच के देखिए, वो पैसा परफॉर्म कर रहा है ना, वो पैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब वो मेरे घर में पड़ा हुआ है तो वो पैसा कुछ नहीं कर रहा है, वो अर्थव्यवस्था से बाहर चला गया है। इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन आवश्यक होता है, ताकि क्या हो सके, लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जा सके। अब जरा सोच के देखिए, यदि कोई आदमी बैंकिंग तंत्र से जुड़ा ही नहीं हुआ है तो वो संस्थागत ऋण भी तो नहीं प्राप्त कर सकता है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट भी तो नहीं प्राप्त कर सकता है। उसको फिर कर्ज लेने के लिए, अगर उसको ऋण की आवश्यकता होगी तो उसको कर्ज लेने के लिए यही गांव घर में जो छोटे मोटे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर मतलब लेंडर्स हैं, जैसे कि साहूकार हो गए, सूदखोर हो गए, उन पर उसे निर्भर रहना पड़ेगा। तो इस कारण से भी क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आवश्यक है। तीसरी बात, जरा खुद सोच के देखिए, हमें क्या करना है, मान लीजिए चलिए सरकार ने डिसाइड किया क्या कि LPG सिलेंडर का सब्सिडी जो है वो सीधे खाते में भेजना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाहर धांधली हो रही है, या फिर मान लीजिए चलिए अगर
उसको दे रहे थे, जो गैस एजेंसी वाले को दे रहे थे सब्सिडी, तो वो धांधली कर रहा था, वो बेचता था 5 सिलेंडर और दिखा देता था 25 सिलेंडर और सब्सिडी ज्यादा ले लेता था। तो सरकार ने क्या चाहा, सरकार चाह रही है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करे, डीबीटी करे। तो डीबीटी वो हमारे खाते में तभी तो कर पाएगी जब हमारे पास बैंक खाता होगा। अगर हमारे पास बैंक खाता ही नहीं होगा तो हम कहीं कहाँ पैसा भेज देगी सरकार, ठीक ना। तो इस उद्देश्य से भी क्या हो जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आवश्यक हो जाता है। इतना ही नहीं, आप जरा सोच के देखिए कि यदि फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी कहां से आएगी। बैंकों के बारे में पता हो तभी तो आदमी को समझ में आएगी। बात बताइए, फाइनेंस के बारे में आप पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहला चीज जो आपके दिमाग में आता है वो क्या आता है, तो यानी कि आपको अपने पैसों को प्रबंधित करना नहीं आ रहा है, आपको अपने पैसों को मैनेज नहीं करना आ रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी आवश्यक है। बात समझ में आया। इतना ही नहीं, यदि फाइनेंशियल लिटरेसी रहेगी या फाइनेंशियल इंक्लूजन रहेगा तभी तो आप यूपीआई से पैसा भेज सकते हैं, तभी तो आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन, डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आवश्यक है। इतना ही नहीं, ये आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि बैंकों में पड़ा पैसा आपके घर में पड़े पैसे से ज्यादा सुरक्षित होता है, ठीक ना। तिजोरी में घर में जो पैसा रखे हुए हैं या मान के चलिए कहीं जो रखे हुए हैं वहां सुरक्षा की भी तो कमी है, आपको सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन बैंकों में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है वो सुरक्षित ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आवश्यक होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआई की एक जिम्मेदारी रही है। आजादी के बाद से ही निरंतर आरबीआई जो है वो भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न निरंतर करती रही है, ठीक है ना। इसी कंटेक्स्ट में कई सारी समितियां बनी हैं, कई सारे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब अलग अलग कमिटीज बनी हैं जिन्होंने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए खूब सारे विचार दिए हैं ताकि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। In fact, the term was first propounded by HR Khan Committee, HR Khan समिति। इसने जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को सबसे पहली बार इस शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। अब जरा हम देखते हैं कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में क्या-क्या प्रयास किए गए हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्राप्त करने की दिशा में क्या-क्या प्रयास किए गए हैं, यानी कि स्टेप्स बीइंग टेकन टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन को प्रदान करने के लिए या लोगों को ज्यादा से ज्यादा, भारत के लोगों को बैंकिंग तंत्र से जोड़ने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं। सबसे पहला प्रयास इसी दिशा में हुआ था, क्या है, जिसको हम कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसका एक उद्देश्य ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को, उसने बताया था ना कि ये जो बैंक हुआ करते थे ये केवल अमीरों को सेवाएं देते थे या केवल शहरों में सेवाएं देते थे। तो इसके कारण नेशनलाइजेशन का एक उद्देश्य ये भी था क्या कि जिन लोगों के पास बैंक खाते नहीं है या जो लोग बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें भी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये पहला कदम था। दूसरा कदम इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने देखा क्या, 1975 में आरआरबीज की स्थापना। जरा सोच के देखिए, इसके माध्यम से भी लोगों को संस्थागत ऋण प्रणाली, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम से जोड़ा गया कि नहीं। अब साहूकारों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ेगा, अगर वो आरआरबी से चाहे तो पैसा ले सकते हैं। तो आरआरबीज की स्थापना इसी दिशा में एक कदम था। यहाँ तक बात समझ में आ रही। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सन 1983 में नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। नाबार्ड, ठीक, अभी बस इतना याद रखिए, नाबार्ड एक संस्था है, ठीक। इसकी स्थापना की गई जिसका काम क्या होता है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करना, ठीक ना। आगे इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चौथा जो स्टेप लिया गया, दैट वाज इन द ईयर 1998, आरबी गुप्ता कमेटी।
इस समिति के परामर्श पर भारत में केसीसी की व्यवस्था लाई गई। केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था लाई गई। अब जरा सोच के देखिए, अब किसान क्रेडिट कार्ड की यदि व्यवस्था ला दी गई है तो इसका मतलब कि किसान क्रेडिट कार्ड की यदि व्यवस्था ला दी गई है तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो है वो जब चाहे लोन प्राप्त कर सकते हैं, किसान जो है वो लोन प्राप्त कर सकते हैं केसीसी से। इनफैक्ट आपको बताऊं कि 2019 के बाद इन किसान क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक डेबिट कार्ड में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी कि इनको अब आप एटीएम से भी डायरेक्ट कैश विड्रॉ करने के रूप में यूज कर सकते हैं, बैंक से थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो केसीसी ये भी एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में कदम है, ठीक है। इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए भारत में क्या हुआ? इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए भारत में हुआ क्या? 2014 में नचिकेत मूल कमेटी, नचिकेत मूल कमेटी समिति के सुझाव पर दो नए तरह के बैंकों की स्थापना की गई। एक को कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइनेंस बैंक, और दूसरे को कहा जाता है पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, इन दोनों की भी स्थापना की गई इसी दिशा में, ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा सके, ठीक है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत में 2014 में ही एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया, जिसका क्या नाम था? इसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना, ठीक है। इस योजना के तहत बैंक खोलने को आसान बना दिया गया, यानी कि यदि आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो आप अपना मनरेगा वाला कार्ड भी ला सकते हैं, नहीं तो सरपंच या फिर मुखिया से लिखवा के भी ले आइए, उस बेसिस पर भी खाता खुल जाएगा। जीरो फ्रिल्स या फिर नो फ्रिल्स कहते हैं, जीरो फ्रिल सुना होगा आप लोगों ने टर्म, जीरो फ्रिल, फ्रिल या नो फ्रिल, नो फ्रिल अकाउंट। क्या होते हैं जीरो फ्रिल या नो फ्रिल अकाउंट? जिसको हम कहते हैं जीरो बैलेंस खाता। इसके तहत जो है वो जीरो फ्रिल, नो फ्रिल अकाउंट खोले गए। इससे क्या हुआ? बहुत बड़ी आबादी को, रिकॉर्ड है एक दिन में इतने ज्यादा बैंक खाते खोले जाने की, सबसे ज्यादा विश्व में आज तक रिकॉर्ड है जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोले जाने की, ठीक है। तो नो फ्रिल अकाउंट खोले गए। इससे क्या हुआ? भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है वो बैंकिंग तंत्र या फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी, ठीक है। ये सारे कुछ मुख्य प्रयास थे जो क्या किए गए? लोगों में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को वित्तीय तंत्र से जोड़ने के लिए। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं, ये सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक। तो ये सारे कुछ प्रमुख प्रयास थे। यदि आप चाहें तो इसी में लिख सकते हैं, एक और योजना जो चल रही है तो आप लिख सकते हैं मुद्रा स्कीम, मुद्रा योजना। सुना है ना, छोटे छोटे लोन मिलते हैं इसके तहत, मुद्रा योजना। बताऊंगा आगे, बताऊंगा मुद्रा स्कीम क्या है, ठीक है। अभी कोविड-19 के दौरान और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई इसी तहत, इसी के रूप में, जैसे कि आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर निधि, स्वनिधि योजना चलाई गई थी, ठीक ना। जिसमें क्या था? स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपया तक का लोन मिलता था, टाइम पर चुका देने पर ब्याज वगैरह में छूट मिल जाती थी। ऐसे छोटे छोटे कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनके माध्यम से उद्देश्य क्या था कि भारत की ज्यादा बड़ी से बड़ी आबादी को बैंकिंग तंत्र से जोड़ा जाए, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। यहाँ पर बात समझ में आई? चलिए एक बार जल्दी जल्दी से हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक से स्टार्ट किया था, और क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक में हमने सबसे पहले देखा क्या कि भारत में बैंक खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, ठीक। हमने देखा 2004 में 2 बैंक खोले, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक, और 2012 में 2 बैंक खोले, बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक। हमने देखा ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस अब स्टार्ट कर दिया गया है। पीके मोहंती कमेटी आई 2020 में, जिसने कुछ नए सुझाव दे दिए। क्या रेसिडेंट होने चाहिए तभी खोल सकते हैं, एनबीएफसी 10 साल का स्वच्छ इतिहास होना चाहिए, कॉर्पोरेट हाउसेस अपना बैंक नहीं खोल सकते हैं, हालांकि मैंने बताया ना एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 10% इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये हो सकता है कि कोई कॉर्पोरेट हाउस है यानी कि टाटा है, तो वो 10% शेयर खरीद सकते हैं किसी भी बैंक में, जो बैंक की इच्छा हो। एचडीएफसी में खरीद लें या मान के चलिए आईसीआईसीआई में, किसी में ये 10% तक शेयर होल्ड कर सकते हैं, वो पॉइंट अगला बताया था मैंने, ठीक ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अपना बैंक नहीं खोल सकते हैं अभी,
ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा था कि बैंक खोलने के लिए पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 1000 करोड़। लाइसेंस जो है वो 18 महीने तक वैलिड रहेगा, उतने में खोल लिए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। क्या है कंडीशन, 5 साल के बाद तक प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग घटाकर 40% तक ला सकता है, लेकिन 49% से ज्यादा विदेशियों के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना ही नहीं, एक इंडिविजुअल के पास 10% से ज्यादा शेयर नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 15% शेयर इंश्योरेंस कंपनी को दिए जा सकते हैं। ठीक, अगला हमने देखा कि 15 साल के बाद अंत में उसको अपना शेयर होल्डिंग घटाकर 26% पर लाना होगा। ठीक, इस दौरान भी क्या हो सकता है, एक आदमी 10% से ज्यादा होल्ड नहीं करेगा। 7वां 6 साल के अंदर स्टॉक एक्सचेंज। 8वां 1/4 ब्रांच जो है वो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने हैं, अनबैंक्ड ग्रामीण क्षेत्रों में जहां की आबादी 9999 से कम हो। ठीक है, अब हमने देखा रीजनल रूरल बैंक, नर्सिंग होम कार्य समूह आरआरबी की स्थापना 4 राज्यों में 5, यूपी में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, वेस्ट बंगाल में मालदा और राजस्थान में जयपुर। इन 4 जगहों पर खोले गए, इन 5 जगहों पर खोले गए 4 राज्यों में। क्या होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, 50 35 15, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50%, स्पॉन्सर बैंक के पास 35% और स्टेट गवर्नमेंट के पास 15%। काम क्या है इनका, काम है कृषि और बाकियों के लिए छोटे छोटे लोन देना। ठीक है, संख्या बढ़कर बहुत हो गई थी 197, फिर सरकार ने घटाया है और घटा के कितना लेकर आए हैं 43। सहकारी बैंक, प्रॉफिट नहीं कमाना है। 2 तरह के, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट और मल्टी कोऑपरेटिव एक्ट। डुअल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में, और फाइनेंशियल जो होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, आरबीआई के। 2 तरह के, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। पैसों के आधार पर आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में, रूरल 3 तरह के, पैक्स, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पैक्स। एनपीए, एनपीए किसको कहते हैं, जब एसेट, एक बैंक का एसेट जो कि उसका लोन होता है, जब वो परफॉर्म करना बंद कर दे। परफॉर्म करना बंद करने का यहाँ क्या मतलब है कि जब उससे आमदनी आनी बंद हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 3 प्रकार, 3 महीने से लेकर 1 साल तक सब स्टैंडर्ड एसेट, अवमानक परिसंपत्ति, 1 साल से लेकर 3 साल तक डाउटफुल एसेट, और 3 साल के बाद लॉस एसेट। ठीक, हमने क्या देखा, इन तीनों को क्या कहा जाता है, एनपीए। एनपीए, ठीक, एनपीए के साथ साथ क्या रखना होता है, प्रोविजन। तो जब हम नेट एनपीए में प्रोविजन को जोड़ देते हैं तो हमें ग्रॉस एनपीए मिल जाता है। अब इस प्रोविजन के कारण क्या हो रहा है, बैंकों को डबल लॉस, तो क्या करेंगे, बैंक राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, फिर हमने देखा प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, कुछ क्षेत्र जिनको पैसा देना जरूरी है। ठीक, 40%, 18% उसमें से देना आवश्यक है। पीएसएलसी देखा, जिसने ज्यादा ले रखा है वो दूसरे को दे दे। डीआईसीजीसी देखा, 5 लाख तक इंश्योर्ड, 12 पैसा पर 100 पर, ठीक, और 90 दिन के अंदर देना है। ठीक ना, वित्तीय समावेशन भी इसको कहते हैं, और वित्तीय समावेशन की दिशा में क्या कदम लिए गए। ठीक है, ये देखा हमने आज। ठीक, कोई नहीं, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स थे। डीआईसीजीसी पूछ लेता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किसे कहते हैं ये पूछ लेता है, वित्तीय समावेशन की दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए हैं ये पूछ लेता है। इसीलिए एक बार याद, एक बार जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फैक्ट्स बहुत है। ठीक है, और फिर हम कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और हम कल बैंकिंग सेक्टर में और आगे बढ़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं।